गुड मॉर्निंग, देखती आंखों और सुनते कानों को सुबह का सलाम। ये है सुबह से आगे। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। आपने धड़कते दिलों भी कह ही देना। धड़कते दिल हैं तो देख रहे हैं ना, जिंदा हैं तो देख रहे हैं। मैं इमरान हसन, इस उम्मीद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? आप भी? उम्मीद है डियर व्यूअर्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज के दिन को एंजॉय करने के लिए तैयार हैं। एंजॉय नहीं भी करने के लिए तैयार हो सकता है आज का दिन टफ हो आपके लिए, सिंस इट्स ट्यूसडे। अच्छा, वो सिर्फ आपके लिए मुझे लगता है कि टफ होता है। आई डोंट नो, मेरे लिए अगर तो मजा आता है। दुनिया में कुछ इतने 7 अरब लोगों में से कुछ 2-4 तो मेरे जैसे होंगे ना। अच्छा भाई, चले ठीक है, आप नुमाइंदगी कर लें उन 2-4 की नुमाइंदगी कर रहा हूं भाई। अगर आपके लिए चैलेंजिंग है तो अल्लाह करे अच्छा हो जाए, और अगर चैलेंजिंग नहीं है, आप एज यूजुअल रूटीन के साथ जा रहे हैं तो भी बहुत ही अच्छा है। आज हम थोड़ा सा हेज देख रहे थे इस्लामाबाद के अंदर भी। यूजुअली आजकल लाहौर के अंदर तो है ही, चूंकि लाहौर में तो स्मोक का हेज है या फिर पूरा ब्लर हो चुका है। एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट कि ये क्या है, लेकिन ऐसा था कि आसमान ब्लर है। वो आज हमें सुबह मागलास नजर आती है ना, आज नहीं आ रही थी, तो हमने थोड़ा सा उसको मुख्तलिफ महसूस किया। मुख्तलिफ इस्लामाबादियंस के लिए ये मुख्तलिफ था कि पहाड़ नजर नहीं आ रहे। सीन तब्दील हुए थे ना, वो सीन हमें वाले चाहिए होते। चले, इस्लामाबाद का हमारी एनर्जी बता दिया है। अभी हमें प्रॉपर तरीके से जो टेम्परेचर रहेगा पूरा दिन का वो जरा बता देते हैं। तो आप पहुंचे, आप बताइए। चले, ओके ठीक है जी। हम बता देते हैं कि क्या मौसम रहेगा मुख्तलिफ शहरों के अंदर, टेम्परेचर क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की। यहाँ पर आजकल जो है मौसम ठंडा होता जा रहा है, तो यहाँ पर कम से कम रहेगा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हम बात करते हैं लाहौर की। यहाँ पर कम से कम रहता है 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। रोशनियों की शहर कराची की बात करते हैं तो यहाँ पर कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 32, ये भी लाहौर के बराबर ही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा में। फिर पेशावर चलते हैं, यहाँ पर कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और आखिर में कोयटा की बात करते हैं, यहाँ पर कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इमरान 8 डिग्री रहेगा कोयटा के। एक जानिब आप जो टेम्परेचर्स बता रही हैं, तो दूसरी जानिब जेनेरिक इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम सरमा इज जस्ट नॉकिंग एट द डोर्स। आई मीन बिल्कुल आने को है। जो लोअर दीर का इलाका है, सवाबी है, इस समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं, यहाँ पे बादल बरसे हैं। वादी नीलम के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश हुई है। नीलम इज़ ब्यूटीफुल, अगर आप नहीं गए हैं ज़रूर जाइए, बहुत ही खूबसूरत। और साथ ही आगे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का बॉर्डर भी शुरू हो जाता है। हाँ, बारिश में बड़ा डेंजरस हो जाता है वैसे, बहुत से लोग रास्ते को नीलम में जाते हुए स्किप हो जाते हैं, बड़े एक्सीडेंट्स भी रिपोर्ट होते हैं। इस्लामाबाद में ही हो जाए, मैं तो इस्लामाबाद की बात कर रही हूं, बारिश को मिस इस्लामाबाद लॉक कर लेते हैं फिर। तो जीबी के हवाले से आपको बताया, जीबी कश्मीर और जो अपर पंजाब है, बालाई पंजाब है, यहाँ पे भी बारिश एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा पेशावर, चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, मानसेरा और एबटाबाद में भी बारिश की पेशगोई मौजूद है। जबरदस्त हो गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी का मौसम भी अब्र आलूद है, जैसे कि इमरान शुरू में बता चुके हैं। खिता पोटोहार में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ये बताता है कि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है, और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर यालाबारी की पेशगोई भी की गई है। उसके बाद लाहौर की लाहौर भी बताएं ना, लाहौर में क्या हो रहा है। लाहौर में स्मोक के डेरे हैं, तमाम लोग दरवाजे बंद कर लें। लाहौर में वो हो रहा है जो हर साल होता है, हर साल जो रुक के नहीं दे रहा है, बढ़ता जा रहा है। मसला ये है, शहर का बदस्तूर जो है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर है जनाब। सांस लेना मुहाल ऐसा प्यारा लाहौर और ऐसे बुरे मनाजिर, बड़ा दिल दुखता है देख के। दिल दुखता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 पॉइंट से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। अच्छा, 3 दिन पहले ये 700 तक चला गया। असल में मुझे लगता है लाहौर ने फैसला कर लिया, क्योंकि वो हर चीज़ में लाहौर है ना, स्मोक में भी लाहौर ने कहा कि लाहौर है, वो रुक के नहीं दे रहा है। वैसे हुकूमत कोशिश करी है। कल मरियम औरंगजेब की स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, एक इमरजेंसी हेल्पलाइन भी उसमें दी गई है। जो सीनियर वजीर हैं मरियम, उन्होंने कल इस पे कहा भी कि कहीं पे अगर आप कुछ ऐसा देखें, एक तो उन्होंने कहा कि मास्क लगाएं, खिड़कियां दरवाजे वगैरह बंद रखें। डॉक्टर मरियम साउंड करिए, मरियम औरंगजेब। और दिल्ली अमृतसर से कहा जा रहा है कि जो स्मोक ज़्यादा हवा है वो लाहौर में दाखिल हो रही है। और मरियम औरंगजेब ऑल्सो सेट कि कोई भी वायलेशन अगर आप देखें तो डेडिकेटेड हेल्पलाइन पे कॉल करें। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर काफ़ी मुकदमे भी हुए और जुर्माने भी किए गए हैं। अच्छी बात है, और ज़्यादा बल्कि बढ़ा देने चाहिए जुर्माने, ताकि लोगों को ना थोड़ा सबक भी मिले और बाकी देखने वालों के लिए इबरत भी हो। क्योंकि आपके एक छोटे से एक्शन की वजह से ना पूरा शहर जो है उसकी फ़ज़ा का क्या हाल हो चुका है। क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि यार सिर्फ मेरे जलाने से क्या होगा। नहीं भाई, आप सब मिलके जलाते हैं तो ये मुल्क का हाल। अच्छा, इसमें एक और भी है, आप गाड़ी चलाते हुए कहीं पे भी ये महसूस करें ना, गाड़ी किसी की धुआं दे रही है, और वो बहुत से ड्राइवर होते हैं वो गाड़ी की ट्यूनिंग नहीं कराते, इंजन का काम नहीं कराते। आप फौरी तौर पे अगला जो भी आपको पुलिस वाला नजर आए उसको आप रिपोर्ट करें, आपके नंबर पे कॉल करें कि जी ये शख्स की ये उतना ही बड़ा क्राइम है जितना कोई किसी को गाड़ी को टक्कर मार के भागा है किसी को, क्योंकि उसकी वजह है कि वो सबके बच्चों के लिए वो जहर फेंक रहे हैं ना हवा के अंदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिपोर्ट। हम सब ने मिलकर इसके लिए कुछ ना कुछ करना है। और बाकी जहाँ तक हुकूमती इक़दाम हैं, आई होप कि उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकले। फिल वक्त इस साल तो कुछ नहीं निकले। दुआ भी हम कर सकते हैं कि अल्लाह ताला बारिश भी करे। वैसे पंजाब हुकूमत जो है उसने मसनूई रेन का भी कहा था कि वो भी होगी। लेट्स सी कि उसके ऊपर कब तक काम होता है। लेकिन कहीं एक और भी जगह जहाँ पर
पर बारिश हो रही है और बड़ा खूबसूरत नज़ारे जो है ना वो हमें नज़र आ रहे हैं। मैं मराकश की बात कर रही हूँ, सहारा की, जहाँ पर जनूब मशरिक में वाक़ई सहराए सहारा में 2 दिन मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से आरजी नखलिस्तान बन गए। I think it's the biggest in the world, right? Sahara desert. I think Amazon is the biggest in the world. वो तो जंगल है। I'm not sure. वो तो जंगल है। डेजर्ट की बात हो रही है। डेजर्ट इज द बिगेस्ट सहारा। यहाँ पे गैर मामूली खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिले। सयाहों की एक बड़ी तादाद थी जिसने सहरा को रुख किया और इन मनाजिर से लुत्फानंदोज़ भी हुए। अमूमी तौर पर जब जंगल में या कहीं और बारिश होती है पहाड़ों पर तो खूबसूरत लगता है, लेकिन सहरा में जब बारिश हो जाए ना तो वो कितना खूबसूरत एक नज़ारा हमें देखने को मिलता है। ये सोशल मीडिया पे वायरल है और ये कोई झील नहीं है, कोई समंदर का किनारा नहीं है, ये सहरा है। तो ये अल्लाह की कुदरत है कि इतना खूबसूरत इतना हसीन मंजर हमें क्लाइमेट चेंज का भी हम कह सकते हैं। डेफिनेटली कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से मुझे नहीं पता कि रूटीन में यहाँ पे हो जाती हो, शायद ये भी नहीं पता। सहरा में वैसे बारिश कम ही होती है। हाँ कम होती है, लेकिन अगर इतनी ज्यादा हुई है तो हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो, लेकिन अच्छे मनाजिर हमें जरूर मिल गए, ये जरूर है। दूसरी जानिब अब खाने पीने की बात कर लें। सहरा अच्छा कर लें, खाने पीने की आप कुछ और बात करना। मैं स्पेस की बात करने लगा हूँ। अच्छा कितनी स्पेस चाहिए आपको? मुझे बहुत स्पेस चाहिए जिंदगी में, इतनी स्पेस चाहिए कि अगली खबर भी स्पेस की बात कर सकूं। हमारे यहाँ तो बच्चे स्पेस को पढ़ते नहीं है, स्पेस की बात नहीं करते। वैसे आप तसव्वुर करें कि अगर आप खला में हो और आपका केचप खाने को दिल करे खला के अंदर इन द स्पेस, आने वाले वक्त में तो शायद हो गई, लेकिन व्हाट वुड यू डू देन? अब मैं तो आई डोंट नो, मैं कभी गई नहीं हूं। किसके साथ खाओगी? कुछ समोसे वगैरह खाना चाहोगे? लोग होते हैं जिनको केचप बड़ा पसंद होता है, लेकिन आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना क्योंकि इसका हल जो है ना वो भी सामने आ गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद नासा के साइंसदान ने सोशल मीडिया पर यह तरीका सबको बता दिया कि आपने किस तरह से केचप खाना है अगर आप मौजूद हैं स्पेस के अंदर। साइंसदान है मैथ्यू डोमिनिक, इनकी मज़ाक से भरपूर ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर सामने आई है, जो बहुत वायरल भी हो रही है, थोड़ी ऑकवर्ड भी है वैसे। तो अच्छा खैर वो खुद भी हंस रहे थे बताते हुए। डेफिनेटली ये तो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हर कुछ अरसे के बाद लोग तब्दील होते रहते हैं और पिछले कुछ अरसे में कोई 2 साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो वहाँ से वापस नहीं आ पा रहे। वापस आ चुके हैं? नहीं, वापस आते रहते हैं, लेकिन कुछ एक अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था और वो अभी तक चल रहे हैं, वो वहीं पे वो स्टक है वहाँ पे। तो ये स्पेस स्टेशन पे ऐसे वाकयात भी होते रहते हैं बिकॉज आपका लाइफ स्टाइल टोटली तब्दील हो जाता है। खाने पीने का जिंदगी है वैसे, क्या एंजॉय भी करते होंगे? एग्जैक्टली, पूरी दुनिया से इनको चुना जाता है, इनकी बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है, तो फिर वो वहाँ पर पहुँचते हैं। और ज्यादा केचप एकदम से कोई कैसे खा सकता है? अरे हो सकता है उसको पसंद हो, क्या हो गया इमरान, उनको पसंद हो सकता है। इसको न्यूटेला से रिप्लेस कर लें तो आई विल गो फॉर इट। न्यूटेला इज गुड, वो अच्छा है। दूसरी जानिब चीन में एक उड़ने वाली गाड़ी का तस्करा करते हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरीज का सिलसिला जारी है। उसकी कीमत 7 करोड़ रुपए से जायद होगी। उड़ने वाली गाड़ी आ रही है भाई, गाड़ियां बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसकी तामीर का आगाज कर दिया गया है। चाइना इज नॉट कमिंग स्लो। अभी रिसेंटली मैंने वो एक व्लॉगर का व्लॉग देखा तो उसने कहा कि चाइना में लोग पाम से पेमेंट्स करते हैं, यू नो दैट। अच्छा, वो जब यूं कर रहे थे मैंने कहा हमारे यहाँ तो ये लानत के लिए इस्तेमाल होता है यूजुअली, बट चीन में वाकई लोग पाम यूज करते हैं। मुझे ये बताएं क्योंकि मेरा ये बड़ा खौफ है, ये चिप डालनी तो नहीं शुरू कर दिया? मुझे नहीं पता वो स्कैन करता होगा या कोई चिप होगी, बट दे स्कैन देयर पाम लाइक फिंगरप्रिंट, तो उससे वो पेमेंट करते हैं और चीन में ये हो रहा है। बहरहाल जी पहले मरहले में 10,000 गाड़ियां जो हैं वो बनेंगी और नवंबर में पहली परवाज का इम्कान है। इस नवंबर में 2024 में? नवंबर नहीं, अभी तो फैक्ट्री बन रही है तो अगला फैक्ट्री बन रही है ना, लेकिन अबू धाबी के अंदर और दुबई के अंदर जो है ना वैसे काफी, लेकिन जब भी बनेगी हम कभी चाइना गए हम उड़न खटोले में जरूर बैठेंगे, आपको दिखाएंगे उड़न तश्तरी उड़ने वाली गाड़ी रिकॉर्ड जरूर कर लीजिएगा। हाँ नहीं ऑब्वियसली हम जरूर करेंगे। अच्छा जी, आप क्विकली फेवरेट टॉपिक क्रिकेट लवर्स बी रेडी, यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, आर यू रेडी फॉर दैट? हमने अपने मुल्क में स्पिन पिचेस बनाकर इंग्लैंड को 2-0 से सीरीज हरा दी, वो भी काबिल सताइश है। हार जाते तो फिर तनकीद भी हम ही करे होते, लेकिन खुद ही तनकीद करके और खुद ही जो है ना मैं पता क्या मैं अलर्ट कर रहा हूं कि उस जोन से निकल आए, पाकिस्तान वाले जोन से, ड्राई पिच वाले जोन से। ऑस्ट्रेलिया वाले जो है ना वो अपनी पिचेस बनाएंगे, फिर वहां पे जाके सीमर्स का रोल बड़ा बढ़ जाता है वहां पे, आपको पता है। और फिर हमारे जा रहे हैं सीमर्स वैसे? हां जा तो रहे हैं, शाहीन वगैरह है, नसीम वगैरह है, सो देखिए वैसे जो रवाना हुए हैं इंपॉर्टेंट क्रिकेटर्स उनमें मेनली बाबर वगैरह तो चले गए थे। आज रिपोर्ट हुआ है कि रिजवान सलमान अली आगा जो वाइस कैप्टन है हमारे नए, ये भी रवाना हो गए हैं। जैसन गैलेस्पी इज गोइंग टू बी द हेड कोच, खुद भी ऑस्ट्रेलियन वो सीमर हैं, तो हो सकता है कुछ टिप्स दे दें हमें जिससे हमें कुछ हेल्प मिले, हमारी टीम अच्छा खेल ले, अल्लाह करे दे दें। बहरहाल ये इनके जाने से पहले जो भूचाल आया था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कुछ को मिले हैं कुछ को नहीं मिले खिलाड़ियों को, जो लीडरशिप है आप कह लें, जो क़यादत है वो भी तब्दील हो गई है। तो दौरा ऑस्ट्रेलिया से पहले पीसीबी से इख्तिलाफात पर वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन, जिनका हमने कल जिक्र किया था, उन्होंने फाइनल मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और पीसीबी ने उनका इस्तीफा भी कबूल कर लिया है। जेसन गैलेस्पी जो हैं वो पीसीबी ने दोनों हाथों से कबूल किया उनका इस्तीफा, क्योंकि पीसीबी ने नया कोच लाना है।
हाँ, अब नया कोच कौन होगा? आकिब जावेद के बारे में आकिब जावेद एंटिसिपेटेड है, बताइए। लेट्स सी कि आकिब जावेद साहब आते हैं तो वो किस तरह से, हमारी उम्मीद तो यही है कि अल्लाह करे कि वो बहुत अच्छा करें पाकिस्तानी टीम के लिए। ये हमने कल वैसे बता भी दिया था और हमारे साथ जो अहमर थे उन्होंने भी बताया था कि आकिब जावेद साहब के लिए जो है ना काफ़ी लॉबिंग भी की जा रही है। अब चली गई है जनाब हमारी जो टीम है 4th and 14th नवंबर T20 एंड वनडे सीरीज। कितने मैचेस की सीरीज है? 3 T20 है, 3 वनडे मैचेस हैं। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है अपना जो खोया हुआ मोराल है उसको वापस। कितने होपफुल हैं आप रिजवान की क़यादत में टीम? मेरे ख्याल में बहुत फर्क पड़ता है, लीडरशिप बहुत फर्क पड़ता है किसी भी हवाले से। जो लीडरशिप होती है बड़ी काउंट करती है। तो आई बिलीव कि नई लीडरशिप है, मुत्तहिद होकर खेलें, एक होकर खेलें। टैलेंट की तो कमी नहीं है ना, वी हैव द वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। आई मीन हर टीम में 2 या 3 प्लेयर्स होते हैं खेलने वाले, हमारे पास तो पूरी टीम ही जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। हाँ, लेकिन ये मिट्टी थोड़ी स्लो है हमारी क्रिकेट वाली, थोड़ी स्लो है साकी, इसको थोड़ा तेज करना पड़ेगा इंशाल्लाह। लेट्स होप फॉर द बेटर रिजल्ट्स। लेकिन एक चीज है कि अलग सुबह जाग के मैच देखने पड़ेंगे। याद है 92 का वर्ल्ड कप आपको? सुबह बिल्कुल सुबह। अगर मुझे नहीं पता कि टाइम क्या है, अभी मैं अगर अपनी उम्र की बात करने लगेंगे ना तो फिर आप यकीन नहीं करना। हाँ यार किसी को याद ही नहीं है क्या है, बाद में कहे कि तो वर्ल्ड कप। अच्छा चले हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने ज़रा ये बात करनी है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो इनवॉइस आपको मिल रही है वो असली है या नहीं है, यानी कि वो रेस्टोरेंट टैक्स पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। अरे वाह, इस पे मेरा एक तजुर्बा भी है, वापसी में शेयर करूंगा। एक ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। यूसुफ से आगे आपके लिए हम इतने इन्फॉर्मेटिव इफेक्टिव किस्म के टॉपिक्स लेकर आते हैं और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। आजकल हो पता है क्या रहा है, किसी आप रेस्टोरेंट पे खाना खाएं 4-5 हज़ार बिल तो अब बन ही जाता है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, अगर 2-3 लोग खाना खा रहे हैं तो वो आपको बाकायदा कुछ जगहों पे ऑफर की जाती है कि आपको बगैर टैक्स वाली। अच्छा, ये मेरे साथ भी हुआ है वैसे। हाँ, वो सादी रसीद वो पेश कर देते हैं और उसके बाद उस पर कोई लोगो नहीं होता और जब आप उन्हें कहें कि इस पे लोगो क्यों नहीं है तो वो कहते हैं जी लोगो वाली देंगे तो उस पर आपको टैक्स लगेगा। और फिर हमारे पाकिस्तानी भाई वो 200-250 बचाने के लिए कहते हैं अच्छा यार सादी लाया, तो वो फिर हम ये करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम एक नेशनल ड्यूटी को अवॉइड कर रहे हैं और उसका नुकसान हो रहा है, क्राइम कर रहे हैं हम। इसके ऊपर कुछ इनिशिएटिव सामने आए हैं, FBR कर रही है, इस पर हमने बात करी। बिल्कुल, FBR ने पॉइंट ऑफ सेल POS इनवॉइसिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया और जाली रसीद की रिपोर्टिंग अगर आप करते हैं अब तो आपको इनाम मिलेगा। अब सवाल यह है कि आपको पता कैसे मैंने कर दी रिपोर्टिंग ना वो जाली है। अच्छा जी, FBR ये कहता है कि टैक्स आसान मोबाइल ऐप है ये, इस पर रेस्टोरेंट्स और रिटेलर्स जो हैं उनकी रसीद को QR कोड से आप तस्दीक कर सकते हैं। अगर इनवॉइस जाली हो उसको आप रिपोर्ट करें, आप जाएंगे लेकर इस इंफॉर्मेशन को तो आपको 20,000 रुपये इनाम दिया जाएगा और रसीद की तस्दीक अगर नहीं हो रही तो मौके पर ही जियो ट्रैकिंग से जाली रसीद को रिपोर्ट किया जा सकता है। अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग। और पॉइंट इस हवाले से जो FBR है उसने 25 अक्टूबर से पॉइंट ऑफ सेल इनामी स्कीम का आगाज किया है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आप जो खाना खाएं उसके पैसे भी प्लस 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा भी आपको मिल जाए तो जस्ट रिपोर्ट इट। जो भी रेस्टोरेंट ऐसा कर रहा है और बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स कर रहे हैं। इसकी निशानी में बता देता हूँ भाई, जो रसीद आपको देंगे उस पर उस रेस्टोरेंट का कोई टैग नहीं होगा, कोई उसका नाम नहीं होगा, सादी रसीद होगी, लिखा होगा आपने 1 कढ़ाई 4 नान मंगवाए, हाथ से लिखी हुई जो होती है, मतलब नहीं वो प्रिंटेड होगी लेकिन सादी होगी विदाउट एनी लोगो। मतलब आपको अब जाके इनवॉइस भी पहले देखनी पड़ेगी कि मुझे सही मिल रही है या नहीं। इफ यू वांट टू पे योर ड्यूटी, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमारे साथ मोहम्मद बिन माजिद हैं जो कि इस हवाले से एक्सपर्ट हैं, कानून को समझते हैं। जरा इनसे सीख के थोड़ा डरने की कोशिश करते हैं, कहीं हम इस अमल का हिस्सा ही ना बन जाएं लाइल्मी में। तो हम जरा मोहम्मद से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वैसे बड़ा अच्छा इकदाम है, देर आए दुरुस्त आए। FBR 2024 पे माशाल्लाह इस पे आई है। दुनिया में तो कब से ये राइज है, हो नहीं सकता। दुनिया में वैसे खुद से ही लोग टैक्स अवॉइड नहीं करते, टैक्स दे ही देते हैं। उनको पता है कि हम अंडर मॉनिटर हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। जरा इसको एलेबरेट करें फर्दर, ये होता कैसे है और फिर FBR का कैसा इकदाम है? तो मॉनिटरिंग जो है वो तो हमेशा जहाँ पे भी टैक्स कल्चर आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है, मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है। FBR का जो पॉइंट ऑफ सेल्स का ये इन्होंने सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराया है और अब उसको इन्फोर्स कराना शुरू कर रहे हैं। दिस हैज़ बीन अराउंड फॉर अ वाइल। 2018-19 में से इसे ये शुरू हुआ हुआ है। अब इसमें दोबारा एक नई जान फूंकी है उन्होंने, इन ऑर्डर टू इंश्योर के जो रिटेलर्स या रेस्टोरेंट्स वगैरह रह गए हैं उनको भी लेके आया जाए। ये चीज़ होती इस तरह से है कि आपकी जो सेल्स टैक्स है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है ताकि अवेयरनेस हमारी बढ़े, कस्टमर्स की अवेयरनेस बढ़े। सेल्स टैक्स जो है इसका एंड इंसिडेंस जो है, यानी ये किसकी जेब से निकल रहा है, ना तो ये उन रेस्टोरेंट वालों की जेब से निकल रहा है, ना उनके सप्लायर्स की जेब से निकल रहा है। इवेंचुअली जो इसका एंड इम्पैक्ट है वो आपके कस्टमर के ऊपर आ रहा है। तो जो शख्स वहाँ जाके खाने का बिल पे कर रहा है या रिटेलर से चीज़ें परचेज कर रहा है वो सेल्स टैक्स दे रहा है। ठीक है, इसीलिए शायद ये ज़रूरी भी है कि कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए कि ये किस तरह से चीज़ इवेजन होती है, किस तरह से इसको चेक करना है और क्या क्या चीज़ें। सवाल यहाँ पर ऐड कर दूँ मैं अगर मोहम्मद,
आप जब कोई कस्टमर जाके बात करता है और कस्टमर को आकर ये कहा जाता है कि भाई मैं दूसरा वाला अगर इनवॉइस लेकर आता हूँ, रसीद लेकर आता हूँ, उसके अंदर टैक्स ज़्यादा होगा, तो लोग उस वक्त जो हम ब्रेक में भी बात कर रहे हैं तो कहते हैं चलो मेरे 400, 500 या 1000 रुपये बच जाएंगे, तो उनको वो फ़ायदा नज़र आ रहा होता है। आप ये कह रहे हैं कि उनका नुकसान ज़्यादा हो रहा होता है? उनका नुकसान लाजमी तौर पर तब भी हो रहा होता है इस तरह से कि एक तो ये समझने की ज़रूरत है, रेस्टोरेंट्स पे फॉर इंस्टेंस अगर आप जाते हैं तो एक तो इंसेंटिव ये दिया हुआ है कस्टमर्स के लिए कि अगर आप कैश से पे करेंगे तो आपको 17% पड़ेगा, अगर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो 5% पड़ेगा। लेकिन इवन अगर फ़र्ज़ करें कि आपको रेस्टोरेंट वाले ये कह रहे हैं कि आपको मैं कच्ची रसीद दे दूंगा या मैं आपको नॉन FBR वाली रसीद दूंगा, उसके ऊपर आपको कम होगा, आपको पैसे कम पड़ेंगे, देयर इज़ अ वेरी हाई लाइकलीहुड कि वो एक्चुअली उसके अंदर भी एक सेल्स की अमाउंट डाल रहा है जो कि वो आपसे तो ले रहा है लेकिन आगे नहीं पहुंचा रहा है FBR तक। सो वो आपसे जो थेफ्ट हो रहा है आपके पैसे का, वो फिर भी मुमकिन है कि वहाँ पे हो रहा हो, तो आपकी नज़र में शायद, और वो आपको शायद और ये मेरे साथ हो चुका है इन वन इंस्टेंस जहाँ पे मैंने कहा कि जी इसके ऊपर लोगो नहीं है, उन्होंने कहा जी हम आपको दूसरी रसीद ला देते हैं, मैंने कहा चलें देखें क्या लेके आते हैं, तो वो 17 से 5% की करके ला के दे दी उन्होंने मुझे, विच इज समथिंग दैट आई एम एंटाइटल्ड टू रिगार्डलेस ऑफ कि मैं उसके ऊपर, वो मेरा अपना है, वो मुझे कोई फेवर नहीं मिल रही है, वो मुझे कोई खास फेवर नहीं मिल रही। तो अच्छा FBR मोहम्मद जो इस तरह की स्कीम्स लेकर आता है, आप बिन थ्रू FBR के चेयरमैन को भी काफ़ी मैंने इंटरव्यू किया, शब्बर के साथ भी एंड ऑल, बाकी भी जो लोग ऑफ एंड ऑन आते रहे, एक चीज़ जिस पे बात नहीं की गई अब तक वो उसकी ईज़ पे भी बात कर रहे हैं, सिस्टमेटिक आसानियों पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जिसमें कंज्यूमर के अंदर एक ऐसा एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो कि अगर मेरा कुछ पैसा एक्स्ट्रा टैक्स में जा रहा है अदर देन माई सैलरी, तो वो रिक्लेमेबल है, उसको रिक्लेम के ऊपर लेके आ जाए कि तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस मिल जाएगा, जैसे विद होल्डिंग टैक्स है या इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो ना तो एजुकेशन है और ना उस कल्चर को FBR ने उस तरह से प्रमोट किया। योर टेक ऑन दिस? डेफिनेटली आई थिंक एक चीज़ जहाँ पे लैक कर रहा है FBR वो ये है कि अगर मैंने एक दफ़ा पहले भी इस शो पे इस तरह से बात की थी कि एक फाइड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है FBR की भी, जो भी इदारा आपके पैसे से डील कर रहा है उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो आपके पैसे के साथ ईमानदारी से डील करे। तो उसमें ये चीज़ एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है कि अगर आपने कोई पैसा ज़्यादा दे दिया है जो कि आप इंटाइटल नहीं थे पे, आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं थी पे करने की, दैट ऑट टू बी रिटर्न टू यू एंड विदाउट मच एफर्ट। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा फील्ड रह गया है कि आप जब रिफंड क्लेम करने जाते हैं तो आपको बहुत लेंथी प्रोसेसेस फेस करने पड़ते हैं और काफ़ी दफ़ा रिफंड का कल्चर जो है वो थोड़ा। और अगर हम कुछ हेडलाइंस इसकी डिस्कस कर लें कि वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, जो कौन से ऐसे हेड्स हैं जिसके तहत गया हुआ टैक्स वापस आएगा आपके पास, आप बेफिक्र होकर दे दें। बिल्कुल। सो ये भी थोड़ा सा इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। सेल्स टैक्स जो है वो आप जब भी कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, सेल परचेज ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके ऊपर आपकी जेब से जा रहा है, उसके अंदर रिफंड का कॉन्सेप्ट फॉर द एंड कंज्यूमर नहीं है। जो आप इनकम टैक्स पे करते हैं अपना आमदन के ऊपर, उसके ऊपर डेफिनेटली जो आपने एक्सेस में पे कर दिया, या हमने देखा कि एडवांस टैक्स कलेक्शन के, जी आप प्रॉपर्टी बेचने गए हैं, आप गाड़ी बेचने गए हैं, उसके ऊपर शुरू में ही 3%, 4-6% वो काट लेते हैं। वो अगर तो आपकी लाइबिलिटी से ज़्यादा है तो दैट अमाउंट इज रिफंडेबल, या आपने अंडर एनी मिस्टेक अगर कोई टैक्स पे कर दिया है ज़्यादा तो दैट इज़ ऑल्सो रिफंडेबल। और इनकम टैक्स में रिफंड के कॉलम्स आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में भी मौजूद होते हैं और इसके बारे में आपके टैक्स कंसल्टेंट्स, एडवाइजर्स वगैरह भी आपको एडवाइस बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मोहम्मद देखिए हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर हमें पता है लिटरेसी रेट क्या है, लोगों को नहीं पता, लोगों को ये भी नहीं पता कि वो, अगेन हमने इसके ऊपर बात भी की थी कि लोग ये नहीं जानते कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, चाहे हम फाइलर हैं या नहीं, बट हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप फाइलर बन के टैक्स पे कर लें, मुल्क का भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो उसके लिए FBR को और स्पेशली हुकूमत को वो बड़े हम ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं कि ब्लैकमेलिंग के थ्रू जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को फाइलर बनाया जाए। अवेयरनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग खुद इस चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर कहें कि नहीं भाई हमें फाइलर बनना है, हमें टैक्स पे करना है। किसी भी चीज़ को, मतलब इंसान अपनी जेब से पैसा देते हुए तो कभी खुश नहीं होगा, लेकिन आपको एक कैरेट एंड स्टिक मेजर अपनाना पड़ता है। कैरेट आप उनको सॉफ्ट मेजर्स इस तरह से दें कि आप उनको इंसेंटिव्स दें, लोगों को बताएं कि जी अगर आप टैक्स फाइलर होंगे तो आपको ये फ़वाइद मिलेंगे, और अगर जो लोग उसके बावजूद डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ भी होनी चाहिए। लेकिन जो आपने स्पेसिफिक बात की कि लोगों में अवेयरनेस कैसे भी, उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि आपको सॉफ्ट मेजर्स के ज़रिए आगाही मुहिम चलानी पड़ेगी, मुख्तलिफ कोनों में चलानी पड़ेगी मुल्क के, ताकि हर किसी को पता हो। जैसे हमने देखा कि कुछ टैक्स कंप्लाइंट सोसाइटीज़ में एवरीवन
एवरीवन इज अवेयर एंड एवरीवन नोज, और थोड़ा सा एक खौफ का एलिमेंट होता है कि यार डेडलाइन आने वाली है। आई पर्सनली बीन थ्रू, आप तो आई बिलीव टैक्स का सॉफ्टवेयर बहुत बेहतर समझते होंगे बिकॉज दिस योर काम, आपका जॉब है। काफ़ी आसानियाँ की हैं एफबीआर ने, बहुत। जैसे रिफंड में भी समबडी वाज टेलिंग कि अब ये तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकता है अगर वो क्लेमेबल है, तो ऐसा भी कुछ सिस्टम मौजूद है। खैर दोबारा से मैं रेस्टोरेंट की तरफ आना चाहता हूँ, पब्लिक जो कंसर्न है उसकी तरफ। अब इसमें प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी? लोग जब जाएं किस तरीके से इसको मेक श्योर करें कि वो एक टैक्स अबाइडिंग इनवॉइस सही है या नहीं है? दो तीन चीज़ें जो किसी भी कंज्यूमर को पता होनी चाहिए जब वो अपनी इनवॉइस रिसीव करते हैं। उसके ऊपर एक तो ये कि जो आपका कंज्यूम्ड प्रोडक्ट है उसकी और उसके अलावा टैक्स की अमाउंट अलग-अलग लिखी होनी चाहिए। तो अगर आपकी इनवॉइस पे जीएसटी की अमाउंट नहीं मेंशन्ड तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। सिमिलरली जो आपका रेस्टोरेंट है या रिटेलर है उसका लोगो, उसका नाम, बिजनेस का नाम टॉप पे आ रहा होना चाहिए। और उसके अलावा ये कि बॉटम ऑफ द रिसीट वहाँ पे एक एफबीआर का लोगो और एक क्यूआर कोड होना लाजमी है। काफ़ी दफ़ा ये भी एक तरीक़ेकार अडॉप्ट करते हैं रेस्टोरेंट्स के या रिटेलर्स के, वो क्यूआर कोड डाल देते हैं लेकिन एफबीआर का लोगो साथ नहीं होता। आपको वो क्यूआर कोड लग के दोनों चीज़ें होना लाजमी है। आप काफ़ी दफ़ा क्यूआर कोड देख के तसल्ली में आ जाते हैं कि दिस इज अ जेन्युइन रिसीट, लेकिन बाद में जब आप स्कैन करते हैं तो उनकी वेबसाइट का लिंक पता लगे वो फैब्रिकेटेड बना है। एग्जैक्टली, पाकिस्तानियों। सो यू नीड थोड़ा सा एक तो अवेयरनेस के साथ साथ ना यू नीड टू चेक कि आपकी रसीद पे क्या क्या चीज़ें हैं। और आपको जैसे ही कोई चीज़ पता चले, ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, एफबीआर ने। टैक्स आसान ऐप का आपने जिक्र किया। टैक्स आसान ऐप में इट इज़ वेरी इजी, आप एक दफ़ा अपना CNIC वगैरह फीड कर दें, लॉग इन कर लें उसके अंदर, देन एवरी टाइम यू गेट अ रिसीट यू स्कैन इट। आप उसको स्कैन करके वहाँ पे उसका सारा डेटा आ जाता है। सम रिसीट्स वो इमीडिएटली वेरीफाई हो जाती हैं, कुछ 2-3 दिन में वेरीफाई होती हैं, जो नहीं होती आपके पास वहीं पे टैब आ जाता है कि रिपोर्ट नाउ। तो आप रिपोर्ट नाउ करें तो वो चीज़ आगे चली जाती है। तो सिस्टमैटिक सपोर्ट मौजूद है। मोहम्मद, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत आसान किया हमारे लिए, काफ़ी सारी हमें पता चली जो जानना ज़रूरी था। इस पर हम बात करते रहेंगे बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है, इसमें नई नई चीज़ें भी आती रहती हैं, लेकिन टैक्स महकमा एफबीआर कोशिश कर रहा है, हमें खुद समझना है, थोड़ा सा अपना रोल प्ले करना है। और दूसरी जानिब रियासत के हवाले से मैं एक बात आयशा आपकी इजाज़त से करना चाहता हूँ कि रियासत जब पे बैक करेगी ना अपने शहरियों को और एक एतमाद दिलाएगी कि आपका टैक्स आपके लिए सही वे में इस्तेमाल हो रहा है, वो प्रोटोकॉल्स के लिए, सिक्योरिटीज़ के लिए और शाखर्चियों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बड़े बड़े गवर्नर हाउसेज एंड CM हाउसेज के लिए, तो आवाम टैक्स देगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप भी कह रहे हैं कि आम शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन रियासत की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़्यादा है ना। मुझे रियासत कुछ लौटाए भी तो सही ना। रियासत की बात कर लें, रियासत और सियासत की बात कर लेते हैं अगली जो कर लें। चलिए जी, 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके तहत स्पीकर कौमी असम्बली ने जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए हुकूमत और अपोजिशन से नाम मांग लिए हैं। हुकूमत और अपोजिशन ने दो नाम जो हैं वो उनसे दो नाम तलब किए गए हैं, जबकि PTI पार्लिमानी पार्टी ने भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी है। PTI जो है वो बनने जा रही है जुडिशल कमीशन का बनने जा रही है। PTI फैसला कर लेती है लेकिन देर से आती है। दूसरी जानिब अब 27वीं तरमीम के बारे में कल भी हमने जिक्र किया था। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा था कि खबरें ज़्यादा हैं। वही बात है, जो वज़ीर इत्तलात हैं तारड़ साहब, रात को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक टेलीविजन शो में, उन्होंने कहा जी मुस्तरद करते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। 26वीं आईनी तरमीम के बारे में भी यही बात हो रही थी। वैसे मुझे लगता है कि 27वीं अभी दिल्ली दूरस्थ है। उसकी अभी चूंकि मेन जो एक पुल सरात है ना वो इन्होंने क्रॉस कर लिया है अपने लिए आसानी। और अब वैसे कल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी चीफ जस्टिस के हवाले से, उन्होंने कुछ रिफॉर्म से कुछ 60,000 के आसपास केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उन्होंने कहा कि इनको अब जल्द खत्म करेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कुछ तजावीज़ हैं उनको भी शामिल किया गया। सो दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट जिस पे बात होनी चाहिए। खैर PTI के बारे में कल भी हमने बात की थी, अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें आती रहती हैं, अब भी आ रही हैं। और अडयाला जेल में कैद जो बानी तहरीक इंसाफ हैं उन्होंने सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के दरमियान सुलह करा दी है। अब फैसल साहब सलमान साहब की टीम में काम करेंगे। अच्छा जी, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, ये कहा है उन्होंने। आई होप अच्छे तरीके से काम करें, क्योंकि कुछ 2 रोज पहले तक तो काफी बड़ा ये मसला हो गया था। ये भी खबरें आई थी फैसल साहब को निकाल दिया है। आज की खबर है, कल कुछ और भी हो सकता है। अच्छा, बहरहाल फैसल चौधरी की टीम में वो शामिल होंगे, जबकि उनके जरिए फवाद चौधरी को सख्त पैगाम दिया गया है कि वो लीडरशिप और पार्टी के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं ना उससे बाज रहे हैं। ताहम मसाइल अब भी मौजूद हैं और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने भी पार्टी क़यादत पर कुछ रोज़ पहले तनकीद भी की थी और अब ये अपील कर रहे हैं कि भाई खुद एहतजाज के लिए सामने आओ, क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अगर एहतजाज करते हैं ना तो वहाँ पर
गवर्नर राज की राज जो है ना, वैसे पता नहीं क्यों मरवत साहब की बातों को लोग नहीं मानते, बड़ी सियानी बातें करते हैं। हाँ, उनको वो सियानी बातें करते हैं, पीटीआई वाले कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के आदमी, उनको कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के आदमी है भाई, उन्होंने किया वो ठीक बातें करते हैं, आपको सही समझाते हैं। अब देखें ना वो बात सही करें। खैर दूसरी जानिब आपने जो कि एहतजाज का भी जिक्र किया, हमने इस पर तजिया भी लेना है, क्योंकि गंडापुर साहब ने कल एक वीडियो दोबारा से जारी कर दी। उन्होंने कहा जी हमें प्रोवोक ना करें कि हम आके पुरअमन ना रहें। वैसे बड़ी खतरनाक बात उन्होंने की, हमें प्रोवोक ना करें कि हम पुरअमन ना रहें। और जो जलसा पेशावर में हो रहा है, उन्होंने कहा जी हजार बंदा हर एमएनए लेके आए, एमपीए 500 एमपीए कहते हैं ना बड़ा 1000 रुपए, छोटा 500 रुपए, तो एमएनए 1000 और एमपीए 500 बंदा लेके आए ताकि जलसा कामयाब हो। और मर्दान में जब तजवीज़ ये आई, कुछ ज़राए ने बताया कि जी मर्दान में करें जलसा, तो उन्होंने कहा नहीं, तहरीक इंसाफ चेयरमैन ने कहा है कि आप पेशावर में करें, उनकी तरफ से हिदायत। अच्छा, अगर ये सारी बातें मानते हैं ना, तो फिर फैसल चौधरी साहब जो हैं उनको क्यों निकाला गया था? फिर पीटीआई को सामने आना पड़ा। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये भी उन पे इल्जाम लगा था फैसल चौधरी साहब पे कि वो फवाद चौधरी साहब की पीटीआई में वापसी के लिए लॉबिंग कर रहे थे, और जो मौजूदा क़यादत है ना, वो नहीं चाहती कि फवाद चौधरी साहब वापस आए। कल हमने जो शौकत यूसुफजई साहब का इंटरव्यू किया था, उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह, जैसे भाई हैं तो लॉबिंग तो उनकी बनती है, अगर कर भी रहे हैं तो ये तो चल ही रहा होगा। हमने एक ब्रेक लेनी है, हमारी कोशिश है कि हम इस पर तजिया भी ले लें, लेकिन फिल वक्त हमने आपको अपडेट्स दे दी, आप ब्रेक लीजिए, आते वापस आके करते हैं। सबसे आगे में कहेंगे आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको सियासी अपडेट दे दी थी कि मुल्क के अंदर सियासी तौर पर सियासतदान क्या करें। ख़ास तौर पर हमने पीटीआई की बात की थी, फिर 26वीं तरमीम की बात भी की थी कि जुडिशल कमीशन जो है वो बनने जा रहा है, उसके लिए स्पीकर ने दो नाम जो है वो तलब कर लिए। अब इस पर तज्जिए का वक्त है और हमारे साथ कौन? आमिर रियाज साहब मौजूद हैं। आमिर रियाज साहब इज विद अस लाइव राइट नाउ। हम न्यूज़ के हवाले से वैसे इनको जानते हैं, ओवरऑल सीनियर जर्नलिस्ट एंड एंकर पर्सन, सो जरा उनसे हम बात करते हैं। रियाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप ठीक ठाक हैं, आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ है। पॉलिटिकली ओबियसली कैसा हुआ है ये आपसे जान लेते हैं। जो करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं खासतौर पे सियासत को लेकर, आप एक ओवरऑल तजिया हमारे सामने रखिए ना, ये मामला किधर जा रहे हैं? देखिए, ये तो बड़ा आपने ओपन एंडेड सवाल कर दिया मुझसे कि मामला किधर जा रहे हैं। मुख्तसर जवाब ये कि अभी तक जो हम बात करते रहे हमेशा कि मुल्क में महाजराई है और मुल्क के अंदर जो एक सिम का तयन नहीं हो रहा, हमारी जो हुक्मरान अशराफिया है वो कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही कि जिससे तनाव में, कशीदगी में कमी आए। तो वो सूरत हाल वैसी की वैसी है। बाकी फिर सब टेक्स्ट है कि जनाब 27वीं तरमीम की अफवाहें उड़ी, फिर वजीर कानून की तरफ से आ गया कि जी नहीं ये तो गलत है, ये ऐसी कोई बात नहीं जा रही। ये बिल्कुल एक दुरुस्त बात है कि कुछ जजेस का खौफ है हमारी हुकूमत को, और वो एक तस्वुर आ गया है कि हुकूमत जो है वो आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। बड़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि जाहिर है कि अगर आप दुनिया में कहीं नहीं होता कि आला अदलिया के मामलात के ऊपर जो है वो वहां पर किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस हुकूमत की और पार्लियामेंट की हो। ये अलग अलग इदारे हैं, इनको अलग अलग ही होना चाहिए। क्योंकि अगर हुकूमत कहीं ज्यादा करती, कोई जुल्म का शिकार होता है, तो हमारे पास फरियाद करने की एक ही जगह होती है पाकिस्तानियों की, किसी भी आम इंसान के पास, वो है आला अदलिया। अगर आला अदलिया इनके ताबे हो गई, इनकी जेर दस्त हो गई, तब तो फिर मतलब है कि इंसाफ आपको कैसे मिलेगा? तो ये एक सवाल है। फिर पीटीआई की अपनी सियासत हो रही है, हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि अपने आप को एक मुस्तहकम होने का तासुर दे सके, लेकिन हम सब जानते हैं कि हाल क्या है, और अभी यहाँ पर उतनी गैर यकीनी कैफियत है कि जो कि 26वीं आईनी तरमीम के पास होने से, मंजूर होने से पहले थी जनाब। सही। अच्छा आमिर साहब, पीटीआई की बात कर लेते हैं। अंदरूनी सियासत की हमने बात की, बड़ी इख्तलाफात की खबरें भी आ रही हैं। ये जो फैसल चौधरी, फवाद चौधरी वाला मामला है, क्या वाकई में कुछ सच्चाई आपको नज़र आती है? आपको किसी ने बताया कि वाकई में फवाद चौधरी साहब जो हैं वो वापसी की राहें देख रहे हैं पीटीआई के अंदर? देखिए, ये तो कोई राज की बात नहीं है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पहले दिन से जब वो रिहा हुए उसके बाद से जो भी वो सिग्नलिंग कर रहे थे वो पाकिस्तान। हमें सब एक लम्हे के लिए आपको रुकना पड़ेगा, एक अपडेट आ रही है, जरा शेयर कर लें। वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से है। ताज़ा तरीन खबर आ रही है कि वो सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है सरमायाकारी के हवाले से, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने उस पर करनी है, और इस दौरे पर वो रवाना हुए हैं। वहाँ पे उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी होनी है, और इट्स एन इंपॉर्टेंट विजिट इकोनॉमिकली, तो इस हवाले से भी आपको आगाह करते रहेंगे। आमिर साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं कह रहा था कि ये कोई राज की बात नहीं है कि फवाद चौधरी पीटीआई में वापसी चाहते हैं। हमें ये भी पता है कि फवाद चौधरी जब ये इनके लोग छोड़ के बड़े लीडर्स जा रहे थे, तभी अगर आप याद करें तो
चौधरी उनमें से थे कि जब आईपीपी बन रही थी तो सर झुकाकर और मुंह छुपा के बैठे थे और लग रहा था कि बड़े रिलक्टेंट हैं, ये ज्वाइन नहीं करना चाह रहे पार्टी को। तो ये भी सब लोगों ने देखा और बाद इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जहां पर ये तासुर जाए कि ये जो है इमरान खान की बुराई में उन पर तनकीद करने में मुलव्वस हैं। लेकिन जाहिर है कि इतनी आसान नहीं होगी उनकी, क्योंकि जो लोग छोड़ के नहीं गए वो सवाल ये करेंगे कि इन्होंने कमजोरी दिखाई। आमिर साहब, ये जो फैसल चौधरी वाला और फवाद चौधरी वाला पूरा फियास्को हुआ है और उनको लीगल टीम से निकाला गया था, खैर अब तो वापस आ गए हैं वो, तो क्या उसकी रीज़न यही है जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वो लॉबिंग कर रहे थे अपने भाई के लिए कि वो किसी तरह से वापस आ जाए, पीटीआई की मौजूदा क़यादत नहीं चाहती कि फवाद चौधरी साहब वापस आएँ? देखिए, बिल्कुल एक वजह है, उनके भाई हैं तो जाहिर है कि वो अपने भाई के लिए बात कर रहे होंगे, उनको करनी भी चाहिए। बात ये होती है कि जब मर्कज़ी क़यादत जेल में होती है तो इस तरह के जो होते हैं वो हर पार्टी में बड़ी एक फितरी सी बात है और हर सियासी जमात से गुजरी है, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अब पीटीआई गुजर रही है। असल बात ये ताल्लुक है साबिक वज़ीर आज़म का और उनके माइकियों का, वो बरकरार है। और जो बाकी लोग हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जी उनको इमरान खान ने कहा है कि जी आप लीड करें, इमरान खान उसकी जगह किसी भी XYZ को लेकर आ जाएंगे तो वो लीड कर रहा होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी का सब टेक्स्ट है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता जो आपस की लड़ाई है, हमें मजे लेने को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा आमिर साहब, मेरे अगले सवाल के दो हिस्से हैं और वो दोनों बड़े सिग्निफिकेंट है इस टाइम को लेकर, तो मैं चाहता हूं आप अगर काइंडली दोनों को आंसर करें। पहला, आपने कहा कि अदलिया को अंडर कंट्रोल लाने की कोशिश है 26वीं आईनी तरमीम, लेकिन कल जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के हवाले से, एक तो उन्होंने उन सारी सजेशंस को कंसिडर किया जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने दी केसेस को लेकर, केसेस की ट्रीटमेंट को लेकर, और वो जाहिर बात है जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक पे शरीक भी हुए जब वो उम्रा पे थे, वो फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए थे काजी फाइज ईसा साहब के। तो एक तो इससे हम क्या सिग्नलिंग लें कि क्या वाकई हुकूमत को वो रिलीफ इन चीफ जस्टिस से मिल सकता है, वो एक्सपेक्ट करें? इस हवाले से जरा बताइए और फिर मैं अगला हिस्सा भी आपके सामने रखता हूँ प्लीज। मैं अर्ज करूंगा कि ये जो लफ्ज रिलीफ है ये हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि जो अदलिया है वो इंसाफ करती है। रिलीफ का मतलब ये होता है कि आपको आउट ऑफ द वे जाके फेवर किया जा रहा है, ठीक है ना। अदलिया को इंसाफ करना चाहिए। अगर हुकूमत जो है वो सही है तो उसको एंडोर्स करना चाहिए, दुश्मनी की बात नहीं है। हुकूमत कहीं पे आइन की स्पिरिट के खिलाफ कुछ कर रही है, कोई ज्यादती करिए किसी के साथ, तो उसका जो है मुहासबा होना चाहिए, उसका मैं सुली बात कर रहा हूँ, ये होना चाहिए। अच्छा, एक जो अच्छी बात कल जो इजलास हुआ वो ये कि एक जो तासुर जा रहा था काजी फाइज ईसा साहब के जमाने में कि इट इज अ डिवाइडेड कोर्ट और इसमें तकसीम है, इसमें वो तासुर जायल गया है। लोग ये तवक्को कर रहे थे कि जी जब 2 सीनियर मोस्ट जजेस बाईपास होंगे तो इस्तीफा दे देंगे। तो एक मुस्बत बात ये हुई है कि इन दोनों मुनीब अख्तर साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने इस्तीफा नहीं दिया और वो लगे याहिया अफरीदी साहब को मजबूत करने के लिए, इनको फैसिलिटेट करने के लिए, जो कि अच्छी स्पिरिट है उसमें उनके साथ खड़े हैं। तो ये तो बड़ी आपके उस पहले वाले आर्ग्यूमेंट के मुताबिक आमिर साहब, फिर हुकूमत तो अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होगी ना, अगर उनका कोई शख्सी इंटरेस्ट मौजूद था मंसूर शाह साहब को ना लगाने में और याहिया अफरीदी साहब को लगाने में, फिर वो तो इसका मतलब हुकूमत तो उसमें कामयाब नहीं होगी ना। अभी जो मसला है कि जो जुडिशल कमीशन बना है जिसपे इतराज लोगों को समेत बहुत सारे लोगों को इतराज है कि उसमें हुकूमत की और उसमें पार्लियामेंटेरियंस की नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए। बेंचों को लगाने के अंदर ये तो अदलिया के काम में मुदाखलत है। तो अगर फर्ज करें वहां पे जो रेशो है, जो इसके अरकान है, उसमें अगर हुकूमत के लोग हैं, अटॉर्नी जनरल है, वजीर कानून है, और उसमें एक दो जज मिल जाते तो हुकूमत अक्सरियत ले सकती है, ठीक है ना। बात इसके अंदर जो तस्वुर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, उसके खिलाफ है। तो पिट करेगी कि जी हम उस फोरम को इस्तेमाल करते हुए आईनी बेंच के ऊपर जहां पे उनके मुकदमा जाने हैं वहां पर अपनी मनपसंद शख्सियत को लगा सकें। पूरी कोशिश है कि आला अदलिया पे वो जेर दस्त हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये चीज जो उसकी मुदाहिमत हो रही है, मजीद मुदाहिमत होगी और ये इंसाफ के स्पिरिट के खिलाफ है, रूह के खिलाफ है ये। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर ज़ियाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और भी मुझे सवाल करने थे, लेकिन वक्त जो है ना वो कम है, लेकिन उनका एनालिसिस जो है वो हमने आपके सामने रख दिया है। तो ये थी पाकिस्तान की सियासत की बात। अब हम जरा बात कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा लेकर चलते हैं थोड़ा दूर कहीं सात समंदर पार। भाई अब उस इलेक्शन की बात करते हैं जिसका पूरी दुनिया पे असर होता है, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पे असर होता है। नन अदर देन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2024। आलमी सतह पर इसके असरात क्या हैं, इस पर हमने बात करनी है। 5 नवंबर इज द
decision day. इलेक्शन के लिए जैसे जैसे इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ रही है, दुनिया भर से जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वहाँ से अमरीकी सियासत के हवाले से नताइज पर बातचीत हो रही है, मुबाहिसे हो रहे हैं, तो हमने कहा हम कैसे पीछे रह सकते हैं, वही बहुत ज़रूरी है। एंड वी वाज सपोज टू ब्रिंग वन ऑफ द मोस्ट पर्टिनेंट पर्सनैलिटीज़ जो इस पर बात कर सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से, और फिर जाहिर बात है जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है उसके ऊपर। तो हमने कहा कि दाखिली सियासत है अमरीका की, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं, इसके हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमेसी पर इसका गहरा इसके असरात होते हैं। इस वक्त हम अगर बात करें रिपब्लिकन पार्टी के, उसके उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं और नायब सदर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस हैं, जो कि भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, वोटर्स को कन्विंस कर रहे हैं। अच्छा, और बिलियनियर्स को साथ मिला रहे हैं, बिलियनियर्स को साथ मिला रहे हैं, ये तो इंटरेस्टिंग है ही। लेकिन एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप एंड डेमोक्रेट्स, उसमें सिर्फ एक चेंजेस है और वो चेंज क्या है? कमला हैरिस। ठीक है, इक्वेशन वही है, सिर्फ कमला हैरिस जो है ना वो चेंज हुई है। तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के अहम लीडर और कारोबारी शख्सियत साजिद तारड़ साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनसे हम जरा बात कर लेते हैं। इस वक्त 7 दिन रह गए मेरे ख्याल से, 7 दिन। और साजिद साहब के पाकिस्तान में चंद घंटे रह गए, तो हमने पहले कहा इनको यहाँ लैंड करवाएं और फिर इनको अमेरिका जाने देंगे। वेलकम टू सबसे आगे सर, क्या हाल है? थैंक यू सो मच। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है इलेक्शन को लेकर, जो पोल्स हैं वो कुछ और कहते हैं और जो ओपिनियंस हैं वो कुछ और कहती हैं। अमेरिका में रहने वाले हमारे दोस्त कोई और बात करते हैं। सो आप जरा हमारे सामने पिक्चर रखिए, क्या रिपब्लिकन्स के लिए इतना फेवरेबल है जो सूरत हाल है? बिल्कुल, मैं 2016 से डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन में उनके साथ हूं और बिल्कुल इसी तरह का सिनेरियो पहली दफा भी था जब हम रैलीज में जाते थे, साथ उनके ट्रैवल करते थे, वहां पे तिल रखने की जगह नहीं होती थी रैलीज में, और आकर वापस जब हम टीवी लगाते थे तो वहां कहते थे कि हिलरी जीत रही है। एक मैं स्पोर्टिंग आर्गूमेंट आज दूंगा, वॉशिंगटन पोस्ट ने अपना ऑलमोस्ट 100 साला रिकॉर्ड आज ब्रेक कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी को इंडोर्स नहीं करेंगे, और वो माजी के अंदर हमेशा डेमोक्रेट कैंडिडेट को सपोर्ट करते, इंडोर्स करते रहे। तो आज एक बहुत बड़ी ओपनली बात करते थे। ओपनली आज उन्होंने कह दिया ये उनका बिजनेस डिसीजन है, दिस इज देयर बिजनेस डिसीजन दैट दे विल नॉट इंडोर्स एनी, सो दिस इज द रीजन। वो कहते हैं कि ड्रमिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और दूसरा, इस सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त दुनिया जल रही है, जंगें 3-4 जंगें हैं, मैसिकर हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, और अमेरिका के अंदर 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स इलीगल तरीके से आ चुके हैं। डिफेंडिंग पुलिस जो है, पुलिस डिमोरलाइज है, पेंटागन डिमोरलाइज्ड है, इन्फ्लेशन आसमान को छू रहा है। ये तो आपका पहले भी मैनिफेस्टो था, आपकी पहली कैंपेन के अंदर भी इसी मैनिफेस्टो के ऊपर आप आए थे। उसमें कितना सिग्निफिकेंट आपने किया जिसकी बेस पे फिर दोबारा बाइडन आ गए? बाइडन आज भी आधा अमेरिका ये समझता है कि 2020 के इलेक्शन चोरी हुए उनसे मेल इन वोटिंग की वजह से। फॉर्म 47 पे आए, फॉर्म 47 बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन कोविड की वजह से मेल इन वोटिंग हुई थी और उसका भरपूर फायदा उठाया गया था। अमेरिका का इलेक्शन सिस्टम इज ब्रोकन, मैटर ऑफ फैक्ट, विच नीड रिफॉर्म। आईडी के बगैर हर स्टेट के अलग अलग इलेक्शन लॉज हैं, जिसका डेमोक्रेट पार्टी भरपूर फायदा उठाती रही है। इस दफा रिपब्लिकन पार्टी ने उसको रोकने के लिए कई इकदाम किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन ने 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर ट्रेंड किए हैं हाउ टू वॉच द पोलिंग एंड इलेक्शंस। सो इस दफा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब विल बी सक्सेसफुल सेविंग हिमसेल्फ for any kind of wrongdoing during the election period. क्या ये मैनिफेस्टो जो है 2016 वाला ही है या फिर पॉलिसी में कुछ तब्दीली की गई है रिपब्लिकन्स की? एजेंडा 47 की मैं बात करूं, जिसका भी टूर भी हुआ था, इसके बारे में जरा बताएं, ये मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, एक तो सबसे पहले बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनकी टीम पहले से मैच्योर है, वो 2016 पहला एक्सपीरियंस था। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो काफ़ी, आपने देखा होगा कि वो इस वक्त ट्वीट को भी ज्यादा जिस तरीके से पहले इस्तेमाल करते थे वो नहीं। आपके सारे मसाइल मुझे पाकिस्तान के तरीके इंसाफ की तरह क्यों लगते हैं? देखिए, हम मैच्योर नहीं थे, हमारा तजर्बा नहीं था, अब हमने वॉलंटियर्स ट्रेन किया, मुझे टाइगर फोर्स याद आ जाती है, और फिर एस्टेब्लिशमेंट से मुखालफत, ये सब कुछ मिलता जुलता क्यों? बहुत बड़ी सिमिलैरिटी, क्या रिजेम्बलेंस है तरीके इंसाफ की और अमेरिकन रिपब्लिकन? लेकिन देखें, वैसे ओवरऑल पिछले दिनों इलॉन मस्क ने यह कहा था कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर इन डिक्लाइन, अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज। एस्टेब्लिशमेंट ना सिर्फ अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दिस इज इंटरनेशनल फिनोमेनन, और यही सबसे बड़ी बैटल है, अपहिल बैटल है फॉर डोनाल्ड ट्रंप
टू विन द इलेक्शन। इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो एक सबसे बड़ा हमारा एस्टेब्लिशमेंट बन चुका है। 295 बिलियन डॉलर यूक्रेन वार पे दिए जा चुके हैं, जिसका कोई एक एंडलेस किस्म की वार है। आप गाजा को देखें, लेकिन ये तो आपकी नेशनल पॉलिसी है ना, अमेरिका की नेशनल पॉलिसी। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प साहब, नॉट बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट, आई मीन इट्स नॉट प्रेसिडेंट प्रेरोगेटिव। नो इट इज, आई मीन कैन वी एक्सपेक्ट कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प आ जाते हैं तो वो इजराइल के हवाले से या इसके हवाले से, यूक्रेन के हवाले से पॉलिसी चेंज करेंगे, रशिया या चाइना के हवाले से? आई डोंट थिंक सो। नहीं, डेफिनेटली उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब यही अपने जंग के अहदाफ जो हो टैरिफ से और सैंक्शन से लेते रहे, क्योंकि ही इज अ बिजनेसमैन। वो स्टिल बिलीव करते हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो गाजा में जंग ना होती, यूक्रेन की जंग ना होती, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बाइडन और कैमला हैरिस जो पॉलिसीज थी, इट वाज एक्सटेंशन ऑफ बराक ओबामा's पॉलिसीज। तो बराक ओबामा और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेसिडेंट शी और पुतिन ने बहुत अरसे से कैलकुलेट कर लिया था, इनको अंडरस्टैंड कर लिया था, और वो भरपूर इस वक्त भरपूर फायदा उठाया उन्होंने। इस वक्त ना सिर्फ चाइना और रशिया बल्कि बीबी नेतन्याहू, इजराइल भी अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा रहे हैं। और यही सबसे पहले दिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब के लिए एक इशू होगा, हाउ टू हैंडल इट। लेकिन वो हमेशा बार बार अपनी तकरीरों में कहते हैं कि उनकी सैंक्शंस काम कर रही थी अगेंस्ट ईरान एंड चाइना। टैरिफ के ऊपर उन्होंने टैरिफ इंक्रीज किया था, इट वाज वर्किंग। और मैं समझता हूँ यही वक्त का तकाजा है। अब जंगों का दौर नहीं है, इकोनॉमिकली भी आप वही अहदाफ हासिल कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी डिफरेंट बना सकते हैं आप अपनी। एक तो एजेंडा 47 वाला सवाल बीच में रह गया था, उसके बारे में भी बताइएगा। और अमेरिका में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो किसको सपोर्ट कर रही है? मैं समझता हूं कि इस दफा जो सबसे बड़ी अचीवमेंट या सबसे बड़ा जो डिफरेंट हुआ है पहले से 2016 से 2020 से, कि मिशिगन जहां पे 2 लाख से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं, वहां पे सब मुसलमानों ने एंडोर्स किया है। हमारे कई शहरों में जहां मुस्लिम मेयर हैं उन्होंने एंडोर्स किया है, और ये पहली दफा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा सफर इनके साथ पिछले 2016 से लेकर आज तक है। पहले इलेक्शन में तकरीबन 7% से 10% था, 2020 में यही नंबर बढ़कर 20% तक आए, और आज मैं समझता हूँ 52% मुसलमान जो हैं अमेरिका के अंदर रहने वाले। स्टेट्स के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ट्रम्प जो है वो आगे। पेंसिल्वेनिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वहां पर इतनी ज्यादा पैसे क्यों लगाए जा रहे हैं कैंपेन में? देखें, एक तो स्विंग स्टेट है, नंबर बहुत करीब है एक दूसरे के, और डोनाल्ड ट्रम्प साहब पिछली दफा भी ये समझते हैं कि 2020 के अंदर भी पेंसिल्वेनिया में उनके साथ जो है वो अब्यूज किया गया इलेक्शन लॉज को। लेकिन न्यू हैम्पशायर के अंदर एक काउंटी है जिसको डोर काउंटी कहा जाता है। पिछले 6 इलेक्शंस में कहा जाता है कि जिसने भी डोर काउंटी जीती उसने व्हाइट हाउस जीता। आजकल उसके ऊपर भी काफी तवज्जो है अमेरिका के अंदर, लेकिन स्विंग स्टेट्स ठीक है। अच्छा, यूजुअली व्हेन अ लीडर इज अटैक्ड ड्यूरिंग अ कैंपेन, आवाम के अंदर उसका तासुर बढ़ता है, आवाम के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। बट ऑन दी अदर हैंड आपको लगता है कि अगर उस पर अटैक हो रहा है, इफ एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट एबल टू सिक्योर द लीडर, तो मे बी उनके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों, कोई इश्यूज हों, ऐसी चहमगोइयाँ भी होती हैं। व्हेन ट्रम्प इज अटैक्ड लाइक मोर देन वन टाइम, इसने क्या इम्पैक्ट डाला है? क्या लोगों के अंदर ट्रम्प की मकबूलियत बढ़ी है इस वाक़े के बाद, या यू थिंक कि उसके ऊपर क्या असर हुआ है? मैं समझता हूँ ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज एम्बैरसिंग कि president, ex-president of the country and most popular candidate during the election, Indeed. and the federal government was not able to protect that person. First of all, ये नजर आता है कि फेडरल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्निंग के ऊपर ग्रिप कमजोर है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब को विक्टिम सिंपथी वोट मिले, और 150 यार्ड से अटैक करना, और फिर उसके बाद दूसरी दफा जो गोल्फ कोर्स पे हादसा हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प का, मैं काफ़ी डोनाल्ड ट्रम्प साहब के साथ काफ़ी अरसे से हूँ, हमसे भी उनका जो शेड्यूल है हाईली सेंसिटिव होता है। इट वाज एम्बैरसिंग कि उसको एक छुप के गोल्फ कोर्स के ऊपर अटैक करना, इस पे ये सिग्नल जाते थे कि शायद इस इनसाइड जॉब, लेकिन इसको डोनाल्ड ट्रम्प साहब का इनको फायदा हुआ। कैंपेन में नजर आ रहा था कि बहुत बड़ी ताकतें जो हैं वो नहीं चाहती कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बने। पाकिस्तान की तरफ आ जाए कि पाकिस्तान की साथ जो रिलेशनशिप है, अगर ट्रम्प साहब आते हैं, वो सदर बन जाते हैं वंस अगेन, तो किस तरह से होंगे, और क्या अमेरिका की पॉलिसी जो है पाकिस्तान को लेकर, उसके अंदर भी हम कुछ तब्दीली देखेंगे? रात को 1 बजे ट्वीट नहीं करेंगे? नहीं, देखिए मैं उस पर बताना ये चाहूंगा, इसका अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक ओबामा पीरियड में हुए, और फिर उसके बाद हमारे वजीर आजम 4 साल इंतजार करते रहे कि बाइडन साहब की कॉल आएगी, नहीं आई।
लेकिन जब दूसरी तरफ जाया जाए तो हमेशा पाकिस्तान ने रिपब्लिकन सदूर के साथ जबरदस्त रिलेशनशिप एंजॉय किए। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरा प्रोटोकॉल दिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इन द व्हाइट हाउस, बल्कि यहां तक कि इंडिया जाकर उनकी सॉइल पे उन्होंने भी पाकिस्तान की तारीफ की। मैं समझता हूँ बहुत सिग्निफिकेंट चीज है। इस दफा भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास पहले दिन टेबल पर होगा कि पेंटागन डीमोरलाइज्ड है, पेंटागन को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने माजी में भी उनका डॉक्ट्रिन था कि अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, और उनका बिलखसूस जब पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट किया जाएगा, एलाइज को देखा जाएगा, और पाकिस्तान के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ सिंस 1947 में एक पार्टी को बड़ी उम्मीद है इस चेंज से कि अगर वो आती है तो पाकिस्तान में भी कोई पॉलिटिकल चेंज आ सकता है या उसका इम्पैक्ट आ सकता है। एक तो इसको एड्रेस कर दें, दूसरा 60 तकरीबन मेंबरान ने कांग्रेस के खत भी लिखा है और वो चेयरमैन बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से है कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं और इसके ऊपर कल उसको कंसिडर भी किया जा रहा है जो लेटेस्ट अपडेट है। इस पर क्या रिपब्लिकन्स का क्या टेक है इसके ऊपर खासतौर पर? क्या ट्रंप साहब का आना वुड इम्पैक्ट पाकिस्तान पॉलिटिक्स और समहाउ? क्योंकि इम्पैक्ट तो होता है अमेरिका का, नहीं इम्पैक्ट तो होता है, पॉलिसीज पे होता है, लेकिन इंटरनल देखिए मैं खुद लीगल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं कि ये स्पेकुलेट करना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री के जुडिशियल सिस्टम में इंटरफेयर करेगा, मुझे लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये बात विपरी लेके अपनी पूरी सियासत करते रहे कि अमेरिका ने डीरेल की मेरी डीरेल की साइफर पे, बल्कि उन्होंने तो इसको यूज किया एज अ पॉलिटिकल, आम आदमी नहीं थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो मेरे ख्याल में ये स्पेकुलेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब विल बी फेसिंग मेनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज बियॉन्ड दिस थिंग, लेकिन इस पे उम्मीद रखना तो ये चलें फिर। टॉप प्रायोरिटी जो है ना फर्स्ट 100 डेज की, ट्रंप अगर आते हैं सदर बनते हैं तो वो फर्स्ट 100 डेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रेसिडेंट के लिए, तो क्या प्रायोरिटी पर है? सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी होगी कि जंगों को किस तरह डील करना है, जो अमेरिका इज ब्लीडिंग राइट नाउ जंगों की वजह से फाइनेंशियली। फिर 21 मिलियन इलीगल जो लोग आ चुके हैं जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उसको ठीक करना। बल्कि वो खुद बार बार ये कह चुके हैं कि वो 1798 का एक लॉ है उसको इस्तेमाल करेंगे, लोगों को मैसिवली डिपोर्ट करेंगे। टाइम हमारे सेगमेंट का खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सुबह हमें वक्त दिया, तशरीफ लाए। जी, रिपब्लिकन्स क्या सोच रहे हैं, उनकी पार्टी का मौकिफ क्या है एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम नवंबर 5th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सूरत हाल आपको बताते रहेंगे। क्विक ब्रेक लीजिए, टॉप ऑफ द आवर, वापस आइए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सबसे आगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद है। उम्मीद है हमारे जितने भी मौजू हैं वो आपको साथ लेकर चल रहे हैं और आपका जो रेलेवेंट मौजू है वो आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहा है, अच्छा लग रहा है आपको। कनाडा जाने का प्लान है? कनाडा घूमने का प्लान है? इंग्लैंड, अमेरिका। आप रहने के लिए बोल रहे हैं या फिर घूमने के लिए? आजकल तो सब लोग जाना चाहते हो, रहना चाहते हैं। ठंड बहुत होती है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं बर्दाश्त होती। मौसम चैलेंजिंग है कुछ जगहों पे, उसके बावजूद भाई गिव अस द वीजा एंड वी आर रेडी टू फ्लाई। आप पाकिस्तान से पूछिए उनको सूडान का वीजा दे दें वो चले जाएंगे, आजकल ऐसी मिसाल दी जाती है। खैर इस वक्त जो परमानेंट रेजिडेंट्स लोग चाहते हैं, इन पर्टिकुलर कनाडा पे हमारा फोकस है, जो हमारा मौजू है उनके हवाले से हमने बात किया है कि उसमें परमानेंट रेजिडेंट्स का इख्तियार करने वालों की वीज़ों में कमी का ऐलान किया हुकूमत ने। जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने इमिग्रेशन के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ की हैं और इस बड़ी तब्दीली का ऐलान करते हुए जो मुख्तलिफ तारिकीन वतन हैं उनके बारे में उन्होंने कहा है कि इनकी तादाद में कमी की जाएगी आने वाले वक्त में, और इसकी वजह आबादी में इजाफे को रोकना बताया गया है जो कि कनाडा में बढ़ रही है। और इस चेंज पॉलिसी के मुताबिक अब कनाडा ने 2025 तक मुस्तकिल वीज़े का टारगेट 5 लाख से कम करके 3,95,000 कर दिया। काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है, 21% कम कर दिया। और पिछले चंद सालों में हम देख रहे थे कि कनाडा जाने का ट्रेंड जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, स्पेशली ये साउथ एशियन जो हमारे साफी दोस्त चले गए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर जाकर ना लोग पछता भी रहे हैं क्योंकि टैक्सेस जो हैं वो बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो मौजूद नहीं है। अब इसी वजह से शायद जो जस्टिन ट्रूडो साहब जो है ना उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो कम लोगों को अपने मुल्क में लेकर आएंगे। बहरहाल शहरियों की कनाडा की सफारत खानों में बड़ी तादाद में दरख्वास्तें मौजूद हैं। वो सब लोग जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है ना इमिग्रेशन के लिए वो सब परेशान होकर बैठे हुए हैं। एक अंदाज़ा ये बताता है कि इस वक्त तकरीबन 15 लाख लोग इस इंतज़ार में हैं कि उनकी दरख्वास्तों पर फैसले सामने आएंगे, लेकिन नई पॉलिसी के तहत मुस्तकिल वीज़ा सिर्फ 3,65,000 जो है इसकी तादाद कर दी गई है। इसके ऊपर ज़रा एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं कि क्यों ये की गई है, ये तब्दीली का ऐलान क्यों किया गया है और इसके असरात जो हैं वो क्या होंगे। अब एक नई मंजिल जो है वो तलाश करनी पड़ेगी। जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी हैं उनके लिए वो कौन सी हो सकती है? हमारे साथ कौन मौजूद है? अंसर महबूब हमारे साथ मौजूद हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। ज़रा इनसे कुछ पूछ लेते हैं कि क्या एंगल इनके पास। थैंक यू वेरी मच सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमें क्विकली ये बताइए, एक तो कि अब कितनी बड़ी तादाद है लोगों की जो अब भी चाहती है, आई मीन केसेस तो आपके पास ओबियसली बहुत आते होंगे, इस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होगा वो लोग जो ऑलरेडी अप्लाई करके बैठे हैं जिनके केसेस पेंडिंग हैं, ज़रा बताइए हमें।
अच्छा, कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेंट्स आते हैं, लेकिन हम चूँकि बीइंग ए कंसल्टेंट हम उनको वे आउट कर सकते हैं कि आप किस तरह से जा सकते हैं। अब रिसेंटली पॉलिसीज़ आपने देखी भी हैं और आपने सुना भी है कि कनाडा ने बहुत ज़्यादा लोगों पे कट लगा दिया है कि अब वो एक स्पेसिफिक अमाउंट रख दिया उन्होंने, एक स्पेसिफिक नंबर बता दिया कि इतने ही लोगों को 25-26 में वो इमिग्रेशन देंगे। ठीक है, अब उसकी काफ़ी सारी वजह है कि वो ऐसा हुआ क्यों है। पहले तो हमारे पास एप्लीकेंट्स आते थे जिन्होंने 16 ईयर एजुकेशन किया, तो हर बंदा चाहता था कि हम बेटर फ्यूचर के लिए कनाडा या अब्रॉड कहीं पे भी मूव करें। लेकिन कनाडा में ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, या जिनके पास सिंपली जिन्होंने MA किया, BA किया और वो चले गए। लेकिन कनाडा ने अब उन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए, चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, टैक्स बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कनाडा ने फोकस किया है सिर्फ उन लोगों को जो स्टेम के अंदर आते हैं, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर लोग हैं, तो इस तरह के लोगों को वो अब ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब तो ये फिल्टर बेसिकली उस 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन पे लगा है, उसके अलावा मतलब कैटेगरीज कम कर दी गई हैं, ऐसे कट हो गई है, या एप्लीकेशंस एक्सेप्ट ही नहीं होंगी, या रिजेक्शन रेशो बढ़ा दी गई है। ये मैनेज कैसे होगा 1.25 लाख का जो कट है लोगों का? उसको मैनेज करने के लिए इन्होंने ये किया कि जो इररेलेवेंट पर्सन थे उनको ना बुलाएं। अब 3 कैटेगरीज हैं, 3 प्रोफेशन हैं जो कनाडा को हर टाइम चाहिए होते हैं। अब उसमें इलेक्ट्रिशियन, कंस्ट्रक्शन और इस तरह के लोग हैं। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और बहुत ज़्यादा उनको लोग चाहिए हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो ये वो टारगेट कर रहे हैं इन 3 इंडस्ट्रीज़ में, और उसी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को कट भी कर दिया है कि जो इररेलेवेंट एप्लीकेशन हमारे पास आ रही थी, जो सिंपल या जनरल ऑक्यूपेशन में आ रहे थे, तो उनको हम अभी ना लें, हम सिर्फ उन लोगों को लें जो हमें चाहिए। जो आपके पास लोग आते हैं जो कनाडा जाने की ख्वाहिश रखते हैं, उनकी तादाद कितनी बड़ी है और उनकी परेशानी का अब क्या आलम है, और कनाडा के अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है उनके पास आगे जाने के लिए? देखें, कनाडा एक हाइप क्रिएट है पूरे पाकिस्तान में, और हमारे पास अगर 100 एप्लीकेंट आते तो उनमें से 80% तो कहते हैं हमने कनाडा जाना है। लेकिन कनाडा से कनाडा जाना है लोगों ने। कनाडा जाना है लोगों ने सुना है, पंजाबी मूवीज देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, उसमें हर बंदा कनाडा जा रहा है। चैलेंजेस जो हैं वो भी बता दें, क्योंकि आपने तो भेजे हैं लोग, वो क्या बताते हैं, क्या चैलेंजेस हैं वहाँ पे? अच्छा, हमने सिर्फ कनाडा का नहीं, ऑस्ट्रेलिया, US, कनाडा और UK का काम किया, लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा बैड वर्ड में याद करते लोग वो कैनेडियन है। तो आपको क्यों याद करते हैं? ख्वाहिश उनकी थी जाने की। बेशक वो अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं, हम उनका प्रोसेस भी करते हैं, लेकिन जब वो पहुंच जाते हैं तो वहाँ के जब वो टफ इन्वायरमेंट को देखते हैं, अर्निंग नहीं अच्छी कर सकते। अब अगर कंपैरिजन करें, एक बंदा ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन कर रहा है और एक कनाडा इमिग्रेशन कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया वाला 10 घंटे जॉब कर सकता है, लेकिन जो बंदा कनाडा मूव कर रहा है वो 6 और से ज़्यादा जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा की बात कर रहे हैं। नहीं, इमिग्रेशन पे भी हार्श कंडीशन है, एनवायरनमेंट बहुत ठंडा है। वेदर के ऊपर भी बड़ा फर्क पड़ता है ना, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 7 से 8 महीने तो बहुत ज़्यादा बर्फ रहती है, लोग बाहर ही नहीं निकल सकते, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये भी एक रीज़न है। यस, एग्जैक्टली, यही रीज़न है कि कोई भी बंदा कंटिन्यूसली जॉब वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकता। अच्छा, इसके बावजूद कि पॉलिसी सख्त कर दी गई है, ट्रूडो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि आबादी बढ़ गई है, उसके बावजूद आई एम द क्लाइंट एंड आई वांट टू गो, मेरी 16 साल एजुकेशन हो गई है, बट मे बी लेट्स सपोज एक ऐसी मिसाल रख लेते हैं कि एक शख्स है, शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं या एक बच्चा भी है, और वो प्लान कर रहा है कि मैं यहाँ से मूव करूँ। अब उसके लिए क्या मुश्किल होगी? वो आपके पास आया है, आप उसे क्या बेसिक्स बताएंगे, उसको क्या करना होगा? सबसे पहले तो अगर कोई भी बंदा हमारे पास आता है और वो कनाडा मूव होना चाहता है, तो अब हम करंट पॉलिसीज़ को देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3,95,000, तो टोटल उन्होंने एक बेंचमार्क बता दिया कि इतने लोगों को हमने इमिग्रेशन देनी, ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। उसमें से भी 40% वो लोग जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर बैठे हुए उनको मिल गया, तो रिमेनिंग 60% हमारे पास बच गया। अब 60% में से भी अब जो इकॉनमी क्लास है उसको भी उन्होंने एकोमोडेट किया 30-35%। दैट्स मीन हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग कोटा बच जाता है वो तो बहुत छोटा है, जिसमें हम फैमिली वगैरह को लेके जाते हैं। अब उस फैमिली में भी ऑक्यूपेशन कौन कौन से आ रहे हैं? अगर तो आप डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, अगर आप बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, या आप बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन बैकवर्ड आपका कोई एक्सपीरियंस है, फिर मैं आपकी एप्लीकेशन दूंगा। अगर नहीं है तो फिर मैं आपको सब्स्टिट्यूट ऑप्शन बताऊंगा, आप ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाएं या आप UK मूव हो जाएं, ठीक है, या आप US मूव हो जाएं। और कौन सा ऐसा भी चैलेंजेस तो हैं वहाँ पे भी जॉब्स का बहुत ज़्यादा इशू है। और मैं ये पूछना चाहता, कौन सा ऐसा एप्लीकेंट है जो कि खुद को एलिजिबल समझता है, बट आप उसको इमीडिएटली कह देंगे चूंकि आप you do not qualify on this particular criteria, तो आप ना अप्लाई करें, पैसे या टाइम ज़ाया ना करें। एक बंदे यस एग्जैक्टली, एक बंदे ने PhD इन उर्दू की है, एक बंदे ने PhD इन इंग्लिश की है, तो मैं नहीं समझता कि वो लिटरेचर में किया, तो मैं नहीं समझता वो एक अच्छा एप्लीकेंट की जगह नहीं, लिटरेचर वालों की जगह। अच्छा, पिछले हम कुछ ये भी देख रहे थे कि जो स्कोर आप काउंट करते हैं किसी भी शख्स को बाहर भेजने के लिए जो बाहर जाना चाहता है, उस स्कोर के अंदर भी कमी कर रहा था कनाडा। अब वो स्कोर भी बढ़ जाएगा जब उन्होंने ये इसकी तादाद, इमिग्रेंट्स की तादाद को कम किया। यस,
यस एग्जैक्टली। अगर हम बात करें 2022 या 2021 की, तो उस टाइम कट ऑफ चल रहा था 65 67 पे, अब कट ऑफ आ रहा है 83 85 पे। दैट्स मीन कि अब इमिग्रेशन करना एक ख्वाब है उन लोगों के लिए जो समझते थे कि हम 6 बैंड आइल्स कर लेंगे और 16 ईयर एजुकेशन है तो हम कर लेंगे। अब ये ख्वाब सिर्फ वो लोग पूरा कर सकते हैं जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड जिनका बहुत अच्छा है एजुकेशन का और एक्सपीरियंस का, और जो एक टेक्निकली तमाम चीज़ों को लेके चल रहे हैं और टेक्निकल एक्सपीरियंस और टेक्निकल डिग्री है जिन लोगों के पास, तो उन लोगों के लिए तो ईजी है। लेकिन नॉर्मली जैसे किसी ने सिंपली BBA कर ली है सेल्स एंड मार्केटिंग से, तो पहले ये डिमांड में थे, अब डिमांड में वो ऑलरेडी इतनी डिग्रीज हैं कि वो सारी बातें, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। अब जैसे मैंने आपको बताया 40% कोटा उन लोगों के लिए जो कनाडा में बैठे, तो कनाडा में ये वही लोग हैं जो सिंपल मार्केटिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये भी है कि पॉलिसीज़ कितनी देर सस्टेन करती हैं? जैसे अभी कुछ पॉलिसीज़ प्रीवियस गवर्नमेंट ने UK के अंदर बनाई थी, अभी जब लेबर आई है तो उसने कुछ कहा है कि हम चीज़ें चेंज करेंगे, तो क्या अमेरिका में भी, क्योंकि ट्रूडो की बहुत अच्छी कोई रिप्यूट तो नहीं है, अब आने वाले वक्त में ट्रूडो बहुत देर तक रहते नजर नहीं आते, दिस इज माय इमेजिनेशन, और लगता भी है ऐसा देख के, तो आपको लगता है कि इसमें तब्दीली भी आ सकती है ये जो ट्रूडो गवर्नमेंट लेके आई या नहीं? लॉन्ग आपने अपने क्वेश्चन में खुद ही आंसर कर दिया इन चीज़ों को कि डेफिनेटली उनकी एक अच्छी रेपुटेशन नहीं है। तो ये पॉलिसीज़ 25, 26, 27 तक की उन्होंने बनाई हैं, और इसमें जो रिड्यूस किया उन्होंने कोटा वो 1 मिलियन का है, एक कुछ छोटा कोटा नहीं है। बेसिकली वो जीतना चाहते हैं अगला इलेक्शन, इस वजह से अपनी पॉलिसीज़ को इस तरह से बना रहे हैं कि जो उनके अंदर जितने भी लोग हैं वो उनको सपोर्ट करें, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, तो लोगों को वो एक पैकेज देना चाह रहे हैं कि ये मैंने आपको पैकेज दिया है पूरी दुनिया से इमिग्रेशन को कंट्रोल करके। अब ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि पॉलिसीज हैं ये 3 साल चलनी है। कितने ख्वाब आपने हिला के रख दिए कनाडा जाने के लोगों के। लेकिन ऑप्शन है, बहुत बड़ा ऑप्शन अभी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के हम लीगली और एथराइज एजेंट भी हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में कोई एप्लीकेशन डालता है तो वो एप्लीकेशन में, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में ऑस्ट्रेलिया के लिए? अगर somebody applies? दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, कनाडा में तो बहुत ज़्यादा लगता है, 2 से 2.5 साल या नॉर्मली 3 साल भी लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1.5 से 2 साल, 1.5 से 2 साल। ठीक है, थैंक यू सो मच अंसर महबूब, इमिग्रेशन कंसल्टेंट हमारे साथ, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन जो है वो हमारे लिए भी था, और जो देखने वाले हैं बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए भी होगा। तो अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं या मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, कनाडा में कनाडा जाना चाहते हैं तो वो बड़ा मुश्किल हो गया है, तो उसके लिए दूसरे मुल्क देखें, और भी बड़े मुल्क हैं। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने मुल्क में रहें तो ज़्यादा बेहतर। मैं नहीं कहूँगा, चांस मिलता है जरूर जाएं, बी ए ग्लोबल सिटीजन, पाकिस्तान को सर्व करें, बाहर से डॉलर भेजें हमें चाहिए। अच्छा चलें जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और अहम इशू पर हमने बात करनी है, और वो ये है कि अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो वो कैसे हो सकता है और आपने बचना कैसे है इससे। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ स्टे विद अस। सबसे आगे में कहेंगे आपको एक मर्तबा फिर से खुश आमदीद। अब जो मौजू जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम इसलिए है क्योंकि ये आपके साथ, मेरे साथ, इमरान के साथ, मुझे लगता है ये सबके साथ ही हो चुका होगा कि अननोन नंबर से कॉल आती है और वो कहते हैं कि शायद आपका इनाम निकला 25,000 का और आपके पास एक कोड आएगा, वो कोड जो है आप हमें बता दें। और हम में से अक्सर ऐसे होते हैं, स्टार्ट में तो मुझे याद है कि मैं भी बताने लगी थी तो मेरे भाई ने मुझे रोक दिया कि दिमाग खराब है तुम्हारा। कोड बता भी देते हैं। कल तो एक श्रीलंकन नंबर से मुझे कॉल आ रही थी, कल की बात है, जानते हैं? नहीं, आई डोंट नो, मैं क्या राना टुंगा कॉल करेगा? नो, आई डोंट नो एनीवन, बट कहने का मतलब है कि ऐसे एनोनिमस नंबर या लिंक्स, इनको कनेक्ट करने से, खोलने से, किसी अनजान नंबर से आने वाली कॉल पर कोड बताने से, या इस समेत कई ऐसे तरीके हैं जो अपनाए जा चुके हैं जिसकी मदद से जो व्हाट्सएप है उसको हैक करना मामूल बन गया है। और अब एक अंदाज़ा ये कह रहा है कि 4 माह के दौरान जो FIA हमारी लोकल एजेंसी है साइबर क्राइम को पकड़ने के लिए, व्हाट्सएप ऐप के हैक होने की 1400 से ज़ायद शिकायत उसको मौसूल हो चुकी हैं। अच्छा, व्हाट्सएप हैकिंग से बचना कैसे है, इसके ऊपर हमने बात करनी है, और वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमारी गलतियां हैं जिनकी वजह से अनजाने में हम अपना व्हाट्सएप जो है वो किसी और के सपोर्ट कर देते हैं, और हैक होने की सूरत में कौन से क्राइम जो हैं वो किए जा सकते हैं। क्योंकि मैं यही आपसे पूछने लगी थी, वैसे किसी को हमारे व्हाट्सएप हैक करने से क्या फायदा हो सकता है? अगर आपका जानने वाला किसी हैकर को टास्क दे और उसको आपका कोई पर्सनल डाटा चाहिए होता है, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपकी वाइफ कह सकती है, या और आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है जो आपका डाटा लेना चाहे, और आपके सर्टेन कोड्स होते हैं, पर्सनल कॉन्वर्सेशन होती है, सो ऑब्वियसली बहुत टेक्निकल तो है। हमने इसी हवाले से इस टॉपिक को आज एड्रेस करने का फैसला किया है। हमारे साथ फॉर्मर DG FIA अम्मार जाफरी साहब मौजूद हैं जो इस हवाले से सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो हमने सोचा कि हम जरा उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक तो किस हद तक ये नुकसान दे और फिर बचे कैसे इससे। तो हमारे इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। अम्मार साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कि ये व्हाट्सएप हैकिंग जो है, इससे बचने के लिए सबसे मौसर इकदामात क्या हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया, मैं हम TV का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच किया।
सबसे पहली बात देखते हैं व्हाट्सएप है क्या। व्हाट्सएप एक फ्री मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके जरिए आप दुनिया के किसी कोने से किसी कोने तक कोई बात कर सकते हैं। अब जो अभी आप बात कर रहे थे भाई कोई किसी की चीज क्यों हैक करता है, इसलिए हैक करता है कि वो उसके बारे में उसको बगैर बताए मालूमात जानना चाहता है। अब चाहे वो आपकी बेगम साहिबा हो, आपके हस्बैंड हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, आपका कोई दुश्मन हो, अब वो तो इतने टेक्निकल होते नहीं है, तो वो ये काम आउटसोर्स कर देते हैं कि भाई ये आप करके हमें दे। हमारे सब में मुझे इस बात पे आ रही है कि जब हम हैकिंग की बात करें तो सबसे पहला नाम बेगम साहिबा का आता है शौहर हजरात के लिए। उसकी वजह आप मेरे से बेहतर समझते हैं। अच्छा, उसके बाद गुजारिश ये है इसके अंदर कि जब आप अपने व्हाट्सएप का अकाउंट बनाते हैं पहली दफा, तो उसमें दो चीजें लाजमी होती हैं। यानी एक तो आपका एक सिम होता है, याद रखिएगा कि व्हाट्सएप हमेशा आपके सिम से लिंक होता है, पहली बात तो ये है। उसके बाद जब आप उसको सेट करते हैं तो वो एक तरीकाकार है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी आपको किस तरह होता है। उसमें एक 6 डिजिट न्यूमेरिक ऑथेंटिकेशन कोड होता है जो आपकी उस ईमेल पे आता है जो आपने उसको दी होती है। इसे कहते हैं 2 वे ऑथेंटिकेशन। यानी कि एक तरफ तो आप मतलब अपनी ये कर रहे हैं, सिम को इस्तेमाल कर रहे हैं, और नंबर 2 जो आप ईमेल देंगे पहली मर्तबा उसके ऊपर एक कोड आएगा। अच्छा, जब वो ईमेल आती है उस पर टाइम लिखा होता है कि अगर आपने अगले 5 मिनट में ये काम ना किया तो ये कोड इनवैलिड हो जाएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देखें व्हाट्सएप एक करोड़ों नहीं अरबों रुपए का बिजनेस है जिनकी कंपनी है ये, और ये अभी 2 दफा बिक भी चुकी है। तो उनका तो ये है ना कि वो बिजनेस है उनका, अगर ज्यादा हैक होंगे तो उनका बिजनेस तबाह हो जाएगा। तो वो तो पूरी कोशिश करते हैं सिक्योर करने की। तो जो आपको 2 तरीके से मैसेज आते हैं, आपके फेसबुक अकाउंट पे भी आ सकता है आपका मैसेज, अगर आप उससे लिंक करें। ठीक है, फॉर अ हैकर आप चूंकि ईमेल एज पर माय इन्फॉर्मेशन हमारे साहब आप अपनी कंपनी भी रन करते हैं जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में काम करती है, करेक्टली? यस, तो ऑब्वियसली आप इसको टेक्निकली समझते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि फॉर अ हैकर हाउ इजी इट इज। आई मीन हम जो कंज्यूमर है, मेरे लिए तो आप बता रहे हैं कि ये चीजें मेरे साथ हो सकती हैं, लेकिन फॉर अ हैकर इज इट दैट इजी? आपने खुद कहा बिलियंस ऑफ यूएस की कंपनी है, कोई एक ऐसा केस आ जाए तो शेयर्स नीचे गिर जाते हैं, कंपनी की अहमियत कम हो जाती है, तो हैकर्स के लिए कितना आसान है करना? अच्छा, हैकर जो है ना, उसको हैकर्स हमेशा इस्तेमाल करते हैं उस वल्नरेबिलिटी को जिसका उसकी कंपनी को भी नहीं पता होता। उसे कहते हैं जीरो डे अटैक। जीरो डे अटैक क्या होता है कि बाकायदा बाहर के मुल्कों में तो इस पे प्राइस होता है कि जी आप हमारी प्रोडक्ट से खराबी निकालें तो हम आपको $10 लाख देंगे, और लोग करते हैं, उसको बिग बॉन्टी वाला कहते हैं। अच्छा, अब आपका जो ये सवाल है इसके जवाब में ये है कि हैकर्स के लिए ये कोई इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन हैकर्स उन मौके की तलाश में रहते हैं जहां आप वल्नरेबल होते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल, आपने सोचा कि मैं अपना फोन चेंज कर लूं, इंसान चेंज करता ही अपने 5-10 साल के बाद फोन। तो आप क्या करते हैं? आप एक दुकान पे जाते हैं, उसे कहते हैं भाई ये मेरा पुराना फोन है, मुझे एक नया फोन दे दो और इसका डाटा सारा उस पर ट्रांसफर कर। आमतौर पे आप अपने जाने वाले के पास जाते हैं कि याद आसानी से करना, मसला ना हो कोई ना। अब आपका जो पुराना फोन है, आप ये ख्याल रखिएगा कि उस पर व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है। आपने सिम तो निकाल लिया, सिम तो डाल दिया नए फोन के अंदर, सही है। लेकिन अगर आपने अपने उस अकाउंट से लॉग आउट नहीं किया तो जो भी शख्स उस फोन को खरीदेगा वो जब भी इंटरनेट पे जाएगा और उसको एनेबल होगा इंटरनेट, तो वो आपके अकाउंट में लॉगिन कर सकता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो होती है अमार साहब, 2 स्टेप वेरिफिकेशन यूट्यूब पे भी अवेलेबल होती है, फेसबुक पे भी होती है, एक्स पर भी है। व्हाट्सएप के ऊपर ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन को एक्टिव करना पॉसिबल है सो दैट सिक्योर बनाया जा सके अपना अकाउंट? बिल्कुल है, मैंने नोट किया हुआ था, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ जी। जब आप 2 स्टेप पे जाते हैं तो वहाँ पे एक है ओपन व्हाट्सएप, आपने ओपन किया, उसका एक बटन है गो टू सेटिंग्स। जब आप गो टू सेटिंग्स पे जाएंगे तो वहां पे एक अकाउंट है, उसको आप क्लिक करेंगे, उसके साथ है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आप उसे क्लिक करेंगे, वहां पे आप एक 6 डिजिट पिन कोड देंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो पिन कोड आप कैसा देते हैं। आमतौर पे लोग बड़ा कैजुअल सा पिन कोड देते हैं, गाड़ी का नंबर 786, इस तरह की चीजें। कोशिश करें कि वो पिन कोड स्मार्टली ऑर्केस्ट्रेट किया हुआ हो। उसके बाद आप अपना एक ईमेल एड्रेस देते हैं। अब क्या हुआ कि 3 चीजों का रास्ता कायम हो गया, आपकी डिवाइस का, आपके सिम का और आपकी ईमेल का। अब आप कोई भी अगर एबनॉर्मल, इसे कहते हैं इंडिकेटर ऑफ क्राइम, जब भी कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी होगी तो आपको एक अलर्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी और डिवाइस से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो वो कहेगा कि आपको ईमेल आएगी फौरन
कि यू आर बीइंग लॉग्ड फ्रॉम डिवाइस नॉट नोन टू अस, तो इंडोर्स। बिल्कुल जी। अच्छा, एक बड़ा पॉइंट इसमें एक बड़ा पॉइंट इसमें नुकता है, एक तो मुख्तलिफ डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम होते हैं और उसमें चीज़ें आ रही होती हैं, वो भी जारी बात है सिक्योरिटी का इशू होता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का आपने शुरू में भी जिक्र किया कि इट इज़ एंड टू एंड इंक्रिप्टेड और उसके ऊपर कंपनी का पूरा फ्यूचर वाबस्ता है। लेकिन टेक्निकली जो चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या मुझे कोई लिंक मिला, द मोमेंट आई विल ओपन, मैं उससे मेरी इंफॉर्मेशन कनेक्ट हो सकती है, हैक हो सकती है, या उस सर्टन लिंक पे जाने के बाद कुछ मुझसे पूछा जाएगा? यानी कि क्या लिंक को खोलना ही नुकसानदेह है या उससे आगे अक्सर असल मसला उससे आगे से शुरू होता है? अच्छा, जब आप अपनी डिवाइस पहली दफा खरीदते हैं ना और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो आमतौर पे हम दुकानदार के जिम्मे लगाते हैं, लैपटॉप हो या सेल फोन हो, यार इसको सेट कर देना। तो वो उधर क्रिकेट का मैच देख रहा होता है और साथ वो उसने उंगली रखी होती है यस यस के ऊपर ना, वो बगैर ये सोचे कि ये चीज आपके लिए हार्मफुल हो सकती है उसको यस कर देता है। ये बड़ी इफेक्टिव बात है। होता क्या है कि वो जो जी ये बड़ी इफेक्टिव बात है जो आप बता रहे हैं, पीपल डू नॉट केयर। ये बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली। जब आप अपनी डिवाइस चाहे लैपटॉप खरीदे अपना, प्लीज उसके साथ बैठे और उसे कहें जिसको तुम यस करोगे वो मैं देखूंगा, और वरना नो, आपके बाय डिफॉल्ट नो कर दो, जरूरत पड़ी तो उसको दोबारा खोल लेंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल गलती आपने पहले की होती है। तो सिस्टम ये समझता है कि आप इसको अलाउ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि यू कैन एक्सेस माई पिक्चर्स, यू कैन एक्सेस माई मैसेजेस, आपने यस कर दिया, अब वो उसकी डिफॉल्ट सेटिंग में चला गया, डिफॉल्ट सेटिंग में चला गया। अब जब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको आपने अलाउ किया हुआ है। मैं एक शख्स को कहूँ कि आप मेरे घर में एंटर हो सकते हैं, तो फिर तो नहीं दोबारा उससे मैं पूछूंगा ना, एक दफे अलाउ करता हूं। तो ऐसे साइंस अमार जाफरी साहब, ऐसे साइंस कौन से हैं कि मुझे फील हो कि मेरा व्हाट्सएप हैक है या कॉम्प्रोमाइज्ड है? कुछ ऐसे साइंस हैं मुझे पता चल सकता है? हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको। अब पहला तो है कि बहुत इसका वाकयात हो रहे हैं कि किसी ने मेरा व्हाट्सएप हैक किया और फौरन कहा कि जी मैं तकलीफ में हूँ, और वो स्टडी करता है बाकायदा। ऐसे लोग पहले आप पे करते हैं सोशल इंजीनियरिंग। वो क्या होती है? वो सोशल इंजीनियरिंग होती है, वो आपके देखते हैं आपके अच्छे दोस्त कौन से हैं, आप जिनसे कम्युनिकेट करते हैं सारे, उनको अलग कर लेते हैं। पहले उनको मैसेज देते हैं कि भाई मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे मसला हो गया है। अभी रिसेंटली मुझे एक मैसेज आया कि मैं अपनी फैमिली को पैसे भेज रहा था मेडिकल के लिए, अच्छे सेंसिबल बंदे के उससे आया, और मैं सब कुछ कर चुका हूँ, मेरी लिमिट अब खत्म हो गई है, 1 लाख रुपए अगर आप काइंडली अभी इस पे भेज दें। तो मैं समझ गया कि ये आदमी का ये स्टाइल नहीं। तो मैंने जो कुछ भी नहीं कहा, मैं कहा आप मुझे कॉल करें, आप मुझे कॉल करें। कॉल नहीं आई उसकी मुझे। तो अगर देखें, बात सूरतों में आपको इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। आपका सगा भाई फोन कर रहा है, उसने इंतहाई गलत शख्सियत का इंतखाब किया हैक करने के लिए। हैकर की बैड लग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। मेरा अब यकीन कर लें, बाद दफा जो ये एजेंसीज के फोन होते हैं ना, प्राइवेट नंबर, तो उसकी कॉल आ जाती है कि जी मैं ये बोल रहा हूँ। भाई बड़ी अच्छी बात है, आप मुझे किसी लैंडलाइन से फोन कर लें। जब वो फोन नहीं करेगा, देखिए अगर वो जेन्युइन बंदा है तो वो आपको 05192 से रिंग कर लेगा। आप कहेंगे ठीक है, आपके चैनल से फोन आते हैं। तो ये जो इसे कहते हैं इंडिकेटर्स ऑफ क्राइम, ये ना आपको अनॉमलीज को स्टडी करना पड़ता है। अनॉमली क्या होती है? जैसे आपके ड्राइंग रूम में बिल्ली नहीं बैठी होनी चाहिए, अगर वो आपकी पालतू बिल्ली नहीं है तो। तो आप किसी घर में एंटर होते हैं, 4 बिल्ले बैठे हैं वहाँ पे, तो ये अनॉमली है। फाइनली अमार साहब ये बता दीजिएगा, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो हो सकती हैं इस हैकिंग की वजह से, और कौन कौन से क्राइम्स हो सकते हैं अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए या आपके अकाउंट्स हैक हो जाए तो? जी बिल्कुल। देखिए, गुजारिश ये है कि आपके उस अकाउंट से कोई जाकर कोई ऐसी कंफर्मेशन दे दे अपने इसको यूज करके कि जो कल को आपके लिए हार्मफुल हो। फॉर एग्जांपल, किसी के इदारे को ब्लेम कर दे। फॉर एग्जांपल, ये आजकल बड़ा डेंजरस है, मजहबी मामलात पे कमेंट्स कर दे, तो लोग तो आपके घर आ जाएंगे मारने के लिए आप। तो ये जो चीजें हैं, और ये अभी ये काम शुरू हो जाएगा। देखिए, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे 3 तरह के दुश्मन होते हैं। एक हमारे जाती दुश्मन होते हैं, एक हमारे इदारे के दुश्मन होते हैं, एक हमारे मुल्क के दुश्मन होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन होती है। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में हम ये भी जरूर डिस्कस करेंगे कि फिर इस पे FIA कौन सी इनिशिएटिव्स ले सकती है, इसकी सजा क्या है, पकड़ने के क्या कोई मैकेनिज्म्स मौजूद हैं या नहीं है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया, इस इंतहाई आम से बात किया। आई होप कि कुछ ना कुछ इससे अवेयरनेस जरूर आपको मिली होगी डियर व्यूवर्स, और कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। एहतियात रहने की जरूरत है, एहतियात इलाज से बेहतर है। ऑलवेज एहतियात करें, कोई एनोनिमस लिंक ना खोलें, कोड को आंसर ना करें, और उसके साथ साथ जब किसी वाईफाई से कनेक्ट हो तो मेक श्योर कि सिक्योर, आपकी डिवाइस सिक्योर हो, आपका डाटा लीक नहीं हो रहा। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बातें करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद, और अब बात कर लेते हैं उस मामले की जिसके ऊपर बात करना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। ईरान पर इसराइली हमले ने मशरिक़ वस्ता में जंग को मज़ीद एक्सपैंड कर दिया है और इस जंग में मज़ीद कशीदगी बढ़ाने या कम करने का दारोमदार ईरान के रहबर आला और उनके मुशीरों के फैसलों पर होगा कि अब वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं या नहीं करते, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि ईरान की जानिब से अटैक किया गया था और इसराइल ने काफ़ी उसकी मजम्मत भी की थी, इवन अमेरिका ने उसकी बड़ी मजम्मत की थी। अब इसराइल ने जवाब दिया है बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के बाद और इसराइल इसको कह रहा है कि ये बड़ा कामयाब उनका हमला था। अब देखना यह है कि ईरान की जानिब से क्या किया जाता है। बिल्कुल, बयानात तो काफ़ी हद तक एक जैसे महसूस हो रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान पर जो इसराइल का फ़िज़ाई हमला है वो ऐन दुरुस्त और ताकतवर था और उसने अपने तमाम मकासद हासिल कर लिए। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया और ये नाकाम हुआ, ये उनका वर्जन है। हमने अपना वादा पूरा किया, फ़िज़ाइया ने ईरान पर हमला किया और ईरान की दिफाई सलाहियतों और मिसाइलों की पैदावार को निशाना बनाया। ईरान ने दूसरी जानिब ये तस्दीक की कि जो इसराइल है उसने दारुल हुकूमत के इर्द गिर्द और दीगर सूबों में जो मुख्तलिफ फौजी मकामात हैं उनको निशाना बनाया और साथ ये कहा कि इन हमलों से जो महदूद इलाका है उस पर नुकसान हुआ है, कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। 4 फौजी हलाक हुए हैं, ये भी उन्होंने कहा। ईरानी मीडिया ये बता रहा है कि नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने तेहरान में हमास और हिजबुल्लाह के नुमाइंदों से अलग-अलग मुलाकातें भी की हैं और इस मौके पर मोहम्मद रजा ने ईरान में इसराइली हमलों की मजम्मत की और कहा कि इसराइल जारे रद्दे अमल का मुंतज़िर रहे, मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा। इस पर हम बात कर लेते हैं कि ये मशरिक़ वस्ता की जो इस वक्त की सिचुएशन है इसको इस जंग को मज़ीद फैलाएगा या को रोकने के लिए जो इंटरनेशनल इदारे हैं या जो बड़े ममालिक हैं या जो सुपर पावर है, क्योंकि अमेरिका जो है उसने भी कह दिया कि अगर ईरान कुछ करता है तो फिर जवाब के लिए तैयार भी रहे वो। क्योंकि तो इसी हवाले से हमने बात करनी है, ये किस जानिब जा रहा है। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर साबिक़ सफ़ी डॉक्टर मलिया लोधी, आप उनके नाम से वाकिफ़ हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हवाले से बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान को द हाईएस्ट फोरम रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। उनसे ज़रा हम कुछ रहनुमाई लेते हैं कि वो इस सूरत हाल को किस जानिब जाता देख रही हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आई होप आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ है। ये जो मुख्तलिफ खबरें हम देख रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में ये मज़ीद एक्सपैंड होती जंग नज़र आती है आपको या नहीं? ईरान के ऊपर चूँकि डिपेंड कर रहा है तो शायद सूरत हाल मज़ीद आगे वर्स ना हो, कैसे देख रही हैं? जैसे आपने कहा, अब सिचुएशन ईरान पे ही डिपेंड कर रही है, लेकिन जो वहाँ से इंडिकेशंस आ रही हैं उससे तो लगता ये है कि ईरान फौरी तौर पे कोई कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें अव्वल तो उन्होंने ये कहा कि इजरायली जो हमला था वो उन्होंने नाकाम बनाया था, उन्होंने रिपल्स किया बिकॉज उनकी अपनी जो कैपेसिटी है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की उससे वो इंटरसेप्ट कर चुके हैं मिसाइल्स को। तो एक तरफ से तो उन्होंने प्ले डाउन किया है इस हमले को और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो वो चाहते हैं कि गाजा और लबनान में सीज फायर हो, तो उनकी तरजीह एक तरह से आप कह सकते हैं सीज फायर है, ना कि सिचुएशन को फर्दर एस्केलेट करना। मैं नहीं समझती कि ईरान के मुफाद में है कि जंग खित्ते में फैले, क्योंकि उनको भी पता है कि इजराइल चाहता है कि ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा करे जिसमें कि वो अमेरिका को भी अपने साथ मिला के ईरान के खिलाफ कार्रवाई करे। तो हम इस वक्त ऐसी सिचुएशन में हैं कि ईरान ने अभी कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया, बल्कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनी, उन्होंने यही कहा है कि जो फैसला है वो हुकूमत और फौज मिल के करेंगे कि किस किस्म का जवाब देना है। आपने जो शुरू में वो कैपेसिटी का जिक्र किया, अटैकिंग कैपेसिटी का, तो ईरान ओबियसली बड़ा उसका चर्चा है, दुनिया भर को सेल करता है, बड़ा महंगा आयरन डोम अपना जो उसका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसकी नाकामी हमने बारहा देखी है। हमास के हमलों में भी, हिजबुल्लाह के हमलों में भी, ईरानियन अटैक के हवाले से भी, और ईरानियन पासदारान इनकलाब ने तो ट्वीट किया कि आप इसको नहीं पकड़ सकते जो हम जिन मिसाइल के साथ आप पे अटैक कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लगता नहीं है कि इजराइल बीइंग मोर वल्नरेबल इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि उसके ऊपर अगर मल्टी डायमेंशन से अटैक हो रहा है और वो मल्टीपल अपने वॉर जोन्स भी खोल रहा है अपने लिए, तो डोंट यू थिंक कि नेतन्याहू अपने मुल्क को एक बड़ी तबाही की जानिब लेके जा सकते हैं इससे? अगर आप ठीक है अमेरिकन बैकिंग इज देयर, लेकिन इट कैन बी मोर डेंजरस फॉर देम। देखिए जी, सबसे बड़ा मसला ये है कि जो नेतन्याहू जिस किस्म के कदम उठा रहा है, जिसकी आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि वो मुख्तलिफ
फ्रंट्स खोल रहा है फौजी कार्रवाई की, लेकिन मसला ये है कि उसके साथ अमेरिका अभी भी खड़ा हुआ है। अगर अमेरिका ना खड़ा हो तो इजराइल कभी भी ये ना कर सके। तो आपको मालूम है कि अमेरिका असला भेजता जाता है, अमेरिका की इमदाद जारी है, मुआशी भी और मिलिट्री असिस्टेंस भी। तो इससे फिर जाहिर है नेतन्याहू की जो हुकूमत है, नेतन्याहू खुद जो है वो इससे इनकरेज और इनबोल्डन होता है और फिर वो और ज्यादा जारहाना और अग्रेसिव एक्शन लेते। ठीक है। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती रही हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर। यूनाइटेड नेशंस हाउ इट वर्क्स आप बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। इस वक्त हम कहें तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ वर्ल्ड इज़ लाइक अंडर वॉर। इस इसराइल गल्फ कॉन्फ्लिक्ट को हम देख लें, इसमें मुख्तलिफ इन्वॉल्व हैं, फिर रशियन यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट को हम देख लें, फिर पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसको हम देख लें, और अफगानिस्तान की सूरत हाल भी हमारे सामने है। यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल है? डू दे एग्जिस्ट समवेयर टू कंट्रोल दिस होल? क्योंकि उनका बनाने का मकसद तो यही था। देखिए, यूनाइटेड नेशंस को तो ना आप कहें ना, असल जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की है, जो कि 15 मेंबर्स पे मुश्तमिल है, जिसमें के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है, वो सबसे अहम होते हैं और उनके हाथ में होती है हर चीज। तो आप इस यूएन को नहीं कुछ कह सकते। यूएन तो बहुत ही बड़ा इदारा है और बहुत और किस्म के काम भी करता है, लेकिन अमन को कायम करना और जिन कॉन्फ्लिक्ट की आपने निशानदेही की है उनको रोकना, सीज फायर कराना, जंग बंदी कराना, ये सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। और वहाँ बिग पावर पॉलिटिक्स, जिसको मैं कहूँगी बिग पावर पॉलिटिक्स, उसकी वजह से, और ये कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके दरमियान कोई कंसेंसस नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे आप ले लें, वहाँ सीज फायर ही नहीं करा सके हैं वो, और उसकी वजह क्या है? वजह है कि अमेरिका रास्ते में खड़ा है और उसने वीटो पावर इस्तेमाल किया, एक दफा नहीं बार-बार किया है, बार-बार किया है। इससे फिर आप यही कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं ना कि ये सिक्योरिटी काउंसिल का फेलियर है और उनकी नाकामी है। सही। डॉक्टर साहब, क्विकली, ये इलेक्शन जो होने वाला है, इसमें अगर गवर्नमेंट तब्दील होती है अमेरिका की, तो आप कोई पॉलिसी में तब्दीली देख रही हैं इजराइल को लेकर, खास तौर पर? तब्दीली के हवाले से, गाजा के हवाले से? गाजा के हवाले से जी नहीं, मैं नहीं समझती कि कोई खास तब्दीली होगी, लेकिन ये जरूर है, दोनों जो हैं कैंडिडेट, हैरिस और ट्रम्प, दोनों इजराइल हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। तो मैं नहीं समझती कि पॉलिसी में कोई खास तब्दीली आएगी। सिर्फ एक चीज मैं कहूंगी, और वो ये है कि ट्रम्प जंगों के खिलाफ है। तो क्या वो ये जंग बंदी करा सकेगा? ये तो बहुत बड़ा सवालिया है, इसका जवाब मेरे पास फिलहाल ठीक। चले, इंतजार करना पड़ेगा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपको जब भी मदू करते हैं आप तशरीफ लाती हैं, थैंक यू वेरी मच। और बड़ी सिग्निफिकेंट ओपिनियन है, इंटरनेशनल मामलात को बेहतर तरीके से समझती हैं डॉक्टर साहिबा, सो हमने इस पर तज्जिया लिया। हमें भी ये लगता है, इससे पहले तारड़ साहब से भी हमारी बात हो रही थी, साजिद तारड़ साहब, वो भी कह रहे थे कि ट्रंप इज एक्चुअली अगेंस्ट द वॉर्स। तो हो सकता है कि ये एक इम्पैक्ट आए नेशनल पॉलिसी एज फार एज बगल बच्चा इसराइल अमेरिका का, तो उस पर मुझे नहीं लगता कोई तब्दीली हो सकती है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। सबसे आगे में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इस मुहावरे को सच कर दिखाया है फैसलाबाद के रिहायशी मोहम्मद उवैस ने, जो ना तो बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, और जिन्होंने अपनी माजूरी को खुद पर हावी नहीं होने दिया है और डोनट्स बेचना शुरू कर दिया है। ऐसे जितने भी केसेस आते हैं, तो कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ नहीं, सबको हमारा सलाम है। उवैस की जो वालिदा हैं, उन्होंने हाथों से बने डोनट्स जो हैं वो बेचना शुरू किए, और अब शहर भर में इनके चर्चे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जावेद अख्तर साहब मौजूद हैं उवैस के साथ, उनकी फैमिली के साथ, और उन्होंने उनसे बात भी करनी है और उनसे पूछना है, तो हम क्विकली जरा जान लेते हैं कि ये सफर कैसा है उनका। सो ओवर टू यू सर। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद के इलाका डी ग्राउंड में, मोहम्मद उवैस के घर, जो कि ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है, लेकिन इन तमाम कमियों को जो है उवैस ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपनी वालदा के साथ मिलके जो है वो डोनट्स बेचने शुरू कर दिए। वैसे तो उवैस जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर कोर्सेज भी कर चुका है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी जानता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बहुत सारे ऑफिस में, बहुत सारी जगह पर जॉब के लिए उसने अपने CV भी सबमिट करवाए, लेकिन कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं सबसे पहले जो है उनकी वालदा से बात करना चाहूँगा कि मैम आप हमें बताइएगा कि ये आइडिया आपके जहन में आया कैसे है, फिर इसको आप लोगों ने इस पे जो है वो अमल कैसे शुरू किया, और लोगों की बातें वगैरह या इन तमाम चीज़ों को अगर आपको सुनना पड़ा, फेस करना पड़ा, लोगों का रवैया आपके साथ कैसा था, तो आप थोड़ा हमें बताइएगा ज़रा। जी, हमने ये तकरीबन 2-2.5 माह से ये काम शुरू किया था डोनट्स का। आइडिया तो बस ऐसे अचानक ही दिमाग में आ गया कि पहले मैं बनाती रहती थी बच्चों के लिए, तो हम ये सोचा कि ना इसी काम को लेके हम आगे बढ़ें। हमने तकरीबन 30 से स्टार्ट लिया था, अब माशाल्लाह बढ़ते बढ़ते 30, 40, फिर 80 या माशाल्लाह 100+। अब माशाल्लाह से अब डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो इंशाल्लाह इसको अब और हम बढ़ाएंगे। मेरे लिए खुशी की बात ये है कि अब फैसलाबाद के लोग जो हैं इनको ऑर्डर्स भी देते हैं अपने घर के लिए, अपनी पार्टीज़ के लिए, अपने स्कूल और कॉलेजेस में जो है इनके डोनट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि आप में कभी कोई भी हो, लेकिन आपके इरादे पक्के हों और आप मेहनत करने वाले हों, तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। जी, अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपने इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमें दी और इतनी ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी हमारे साथ शेयर की। अच्छा, जितने व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी, आपके आसपास ऐसा कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी शख्स है, कोई भी खातून है जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर किसी हवाले से कुछ ऐसा किया है जो आप समझते हैं कि दुनिया के सामने आना चाहिए, वो इंस्पायर कर सकता है, तो प्लीज़ थ्रू सोशल, हाँ, हमारे सबसे आगे हमारा पेज है ऑन सोशल, आप उस पर ज़रूर हमें बताइए ताकि हम उसको भी सामने लेकर आएँ और दुनिया को मिसाल पता चले कि लोग कितने बाहिम्मत हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे आगे में एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, अभी वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा, प्रोग्राम के इस हिस्से में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्या कहना चाहिए इंटरेस्टिंग पार्ट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यूजुअली हम रूटीन की खबरों से इतने परेशान हो जाते हैं ना, हमें कुछ ना कुछ कभी कभी हम जैसे लोगों को भी विजुअल्स ऐसे चाहिए होते हैं जो हमें फ्रेश कर दें, और हमारे जो अपने अपने इलाकाई फेस्टिवल्स हैं या कल्चर के हिस्से की चीज़ें हैं ना, वो तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। उसकी वजह है कि हम सब कनेक्ट करते हैं कहीं पे। अब इस वक्त अगर पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ भी कोई पाकिस्तानी है ना, जब हम इस इवेंट का जिक्र करेंगे तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। छोटी छोटी वीडियोस जो होती है ना, वो अगर आपका मूड अच्छा कर दें तो वो कितने मजे की लगती है। और हमारी बचपन की मेमोरीज भी तो है ना। हम नॉट श्योर कि आपने कहीं लाहौर में रहते हुए मेले ठेले एंजॉय किए या नहीं। भाई हमने तो गाँव वगैरह में किए हैं, जाते थे, और उसमें कुछ चीज़ें होती थी जो बड़ी खास होती थी, और आज भी कुछ चीज़ें मेलों और कुछ चीज़ें शादियों ब्याहों का फेस्टिवल्स का हिस्सा है। खास तौर पर मेले जो है ना, उसके अंदर अगर मैं अपनी बात करूँ लड़कियों की, क्योंकि मैंने 1-2 मेले अटेंड किए, मैं वहाँ पे चूड़ियाँ जाके खरीदना, ठीक है, फिर वो जलेबी मिलती थी वहाँ पर, वो लेना, फिर वो एक कतलम्मा होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसकी हमने वीडियो बेसिकली बात करनी है, वो है घोड़ों का डांस। अब आप उमूमी तौर पे देखते रहते होंगे, लेकिन कुछ फ्रेश विजुअल्स हमारे पास आए, और ये हैं चन्योट की तहसील भवाना। यहाँ पे घोड़ों के रक्स के मुकाबले हुए और शायकीन की एक बड़ी तादाद शरीक हुई। भाई क्या शानदार घोड़े और क्या जबरदस्त रक्स था उनका। जरा क्विकली ये वीडियो आप देखिए, बस आते हैं इस पे बात करते हैं। ब्यूटीफुल। ये में से सबसे बेहतर कौन सा लग रहा है आयशा? ये सबसे बेहतर मुझे वो लग रहा है जो ना मेरे ख्याल से ब्रेक डांस कर रहा था। द वाइट वन? वाइट वन। वो ब्रेक नहीं था, वो कथक था घोड़ों का। अच्छा, इनके अंदर भी है कथक है, ये ब्रेक डांस है। ब्रेक कम कथक, भाई घोड़ों का डांस है। जो ब्राउन वाला ना, ये मुझे फ्री स्टाइल लग रहा है कि वो फ्री स्टाइल। इट लुक्स ब्यूटीफुल। जबरदस्त कल्चर है हमारा, अपने कल्चर से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। इतनी ज्यादा परेशानियों में बहुत ज्यादा हेल्दी एक्टिविटीज चाहिए हमें। इसी नोट के ऊपर आप प्रोग्राम खत्म कर दें? बिल्कुल खत्म कर देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, आपसे कल मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।